Hello, dear students. Welcome to your YouTube channel, Ease Your Doubts. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, ये अंडरस्टैंड यूपीएससी का जो हमारा मंथली मैगजीन सीरीज है, वो काफी स्टूडेंट्स उसे पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो सबसे बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स के पास, कि हमारे पास सर मैगजीन तो है बिल्कुल, पर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये रहता है कि सर उसे जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान भटक जाता है। मतलब आप कुछ और पढ़ना चाहते हो और कहीं और चले जाते हो, तो ये होता है। तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव कि आप किसी के साथ साथ किसी वीडियो के माध्यम से अगर आप उसी चीज को पढ़ते हो ना, तो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वीडियो में चल रहा होता है और आप मतलब उसको देखकर पढ़ रहे होते हो। यार सॉरी फॉर साउंड, थोड़ा ऐसा मतलब बैकग्राउंड से प्लीज मैनेज यार। ओके। तो ये हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, तो इसी कारण हम लोग ये एक सीरीज शुरू करते हैं आज से। जून से हम शुरू करेंगे, जून जुलाई ऐसे करके आपके दिसंबर मंथ तक मोस्टली कोशिश रहेगा कि इधर वाला सारा जितना भी अपना लैग है वो कंप्लीट हो जाए, और आप भी साथ साथ पढ़ाई करते रहो और नोट्स बनाते रहो, क्योंकि इवेंचुअली आपके जो नोट्स है वो काम में आने वाले हैं। ठीक है। तो मैगजीन तो हमने बता ही दिया था कि कैसा है इसका, ये क्या परिवेश है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये जो पिछले वीडियो में ये रह गया था, ये कोट, ये बहुत अच्छा कोट है। ये रश्मि रथी किताब से ये कोट सर ने लिखी है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो जी हाँ, जो विघ्न में रहकर नाम करना चाहते हैं, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो संघर्ष जारी है बिल्कुल। तो चलिए अपने संघर्ष को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के संघर्ष से जोड़ते हैं, और जो पॉलिटी का पहला टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है, अब चलिए, हाँ, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सबसे पहला तो ये GS2 का जो अपना सिलेबस है, ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन के अंदर आने वाला है। ठीक है। पीवाईक्यू भैया कब कब आया तो देख लो। पीवाईक्यू फंडामेंटल राइट्स पे तो 21, 17, 15, 14, 13 ये पूछता रहता है, फंडामेंटल राइट्स। इंडियन फिल्म एंड इट्स एक्सप्रेशन करके 2014 में मेंस का क्वेश्चन आ रखा है। फिर एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स पे भी बराबर क्वेश्चन बनते रहता है। फिर इमरजेंसी पे तो बनता ही है। तो इन्हीं सब रिलेटेड ये जो टॉपिक है, चलो उसे हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो अपना है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है। तो न्यूज में क्यों था? क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट थे जो लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। तो सबसे पहले प्रीलिम्स फीड देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रीजंस और स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर पहला क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक्स अ प्रोविजन फॉर SCS। जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन अभी पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया? सर 1969 में इंट्रोड्यूस किया। किसके रिकमेंडेशन पे? तो ये फिफ्थ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। एम क्या था? एम क्या था? तो एम था टैक्स बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देना। जी बिल्कुल। उसके बाद चलो देखो, तुम लोग सुनते होगे SCS और मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और एक स्पेशल स्टेटस, दो अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर को 370 हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, ये आर्टिकल में उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो अब हटा दिया गया उसको। तो ये हमेशा, तो वो स्पेशल स्टेटस था, वो स्टेट्स को मिलता है। और फिर ये बात करें अभी हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? चलो वो देखते हैं अपन। तो देखो सिंपल है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, वो इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में मदद करता है। ठीक है। पर जो स्पेशल स्टेटस है वो लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल, ये दोनों चीज में मदद करता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद है कि जो भी अनस्पेंड मनी होता है, जो पैसा मतलब ये खर्च नहीं हुआ है, वो क्या होता है? वो लैप्स नहीं करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि मनी लैप्स हो जाता नहीं होता है, तो अब आपको पता है। ठीक है। पर 14 फाइनेंस कमीशन में क्या कहा गया कि देखो भैया, अब से हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब किसी स्टेट को नहीं देंगे, जो था चल रहा है, जो पहले से थे वो लोग ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और ऊपर से कमीशन मतलब रिसोर्स गैप के लिए टैक्स डिवोल्यूशन को
32% से 42% कर दिया है इन स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग फीचर्स अब देखेंगे, ठीक है, ये समझ गए, प्रीलिम स्पीड हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद है फीचर्स देखो, तो अकॉर्डिंग टू गार्डगिल फॉर्मूला स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इज बेस्ट स्टोर्ड इफ अ स्टेट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। किस किस कंडीशंस में सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग 5 कैटेगरी देखते हैं। पहला है ज्योग्राफी, दूसरा है पॉपुलेशन, पहला है ज्योग्राफी, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है लोकेशन, चौथा है इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और पांचवा है फाइनेंस, ठीक है। ये 5 चीज है जिससे आपको मिलता है किसी भी स्टेट को, तो ये गार्डगिल फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब ज्योग्राफी कैसा, तो भैया हिली और टेरेन होना चाहिए। पॉपुलेशन कैसा, तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन हो। लोकेशन समझ जाओगे, बॉर्डर का बॉर्डर होना चाहिए, लोकेशन अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो कि बैकवर्डनेस होना चाहिए, भैया बैकवर्डनेस है, बैकवर्ड है तभी मिलेगा। फाइनेंसेस ऑब्वियसली नॉन वाइएबल, अगर तुम्हारे पास है पैसा तो तुम्हें क्यों मदद चाहिए, तो नॉन वाइएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, ठीक है। तो अब बताओ भैया कि पहले के मतलब जो 10 स्टेट को मिला हुआ है वो कहाँ पे है, इसको याद करने का तरीका क्या है? तो सिंपल, इसको याद करो, अपने जो 7 सिस्टर+1 जो इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर+1 ये सातों, और प्लस एक सिक्किम, ठीक है, ये 8 इधर हो गए, और 3 इधर लाइन से शुरू कर दो, जम्मू कश्मीर, लाइन से उतरो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, आराम से आप इसे याद कर लो, ठीक है भाई, याद हो गया भाई। उसके बाद अब आता क्या है कि अब मेंस फेड, अब मेंस के लिए इसे कैसे पढ़ें, इसको कैसे समझा जाए? तो स्टेट्स डिमांड क्यों, सबसे पहले तो आपको ये जानना है ना किस आधार पर डिमांड कर रहे हैं। अगर आंध्र प्रदेश और बिहार बोल रहा है कि हमें चाहिए, तो क्यों चाहिए? तो सबसे पहला चीज देखो कि आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि भैया इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है हमारे राज्य में। अच्छा, तो ये कैसे कब से है? तो बोला कि 2014 के बाद ना, जो तुम लोग स्टेट का विभाजन किए, सेंटर जो तेलंगाना को हमसे अलग किए, तो जिसके कारण हमें सफर्ड यूज रेवेन्यू ड्रेन एंड लॉस ऑफ डेवलप्ड कैपिटल अराउंड हैदराबाद। तो भैया मेरा हैदराबाद भी तुम लेकर चले गए, बहुत लॉस हुआ। दूसरा, जो इतना हमारा इंक्रीज डेप्थ है, इतना ज्यादा हमारे पे लोन है कि जो बाइफरकेशन के कारण कि भैया नॉन वाइएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, तो 2 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तुम उन 5 में से, जो अभी हम 5 पढ़े थे ना, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, उसके बाद टेरेन, फिर से इकोनॉमिक बैकवर्ड, नॉन वाइबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो उसमें से 2 तुम फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। अब चलो बिहार को देखते हैं, भैया बिहार को तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तो बिहार का क्या दिक्कत दिख रहा है कि इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। भाई ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है हमेशा भाई नीचे ही रहता है, इसमें कोई मतलब बोला इस कारण दो मुझे। और दूसरा ये क्लेम करता है ना कि हमको ज्योग्राफी, क्योंकि तुमको पता है इसका ज्योग्राफी ना, एक तो पहले बॉर्डर पे भी आता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दूसरा ये जो कोसी नदी है ना, ये आपके प्रीलिम्स का एक अनदर फैक्ट बन सकता है, आप इसको ऐसे लिख लो कि विच रिवर इज कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार, तो कोसी, कोसी नदी को कहते हैं। तो उसमें होता क्या है भाई कि कोसी नदी के कारण ना बहुत, अभी भी देखो अभी बिहार में ये बाढ़ आ चुका है, अगर आप अक्टूबर की घटना को देख रहे हो अभी, तो वहां पर बाढ़ बाढ़ आ चुका है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो सर इसी कारण स्टेटस दो मुझे, ठीक है। तो ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं बार बार कि भैया स्टेटस चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो क्यों चाहिए, क्या मिलता है स्टेटस से? स्टेटस मिल जाने से क्या क्या मतलब फायदे होते हैं? तो बेनिफिट्स, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो अब हम चलो बेनिफिट्स देखते हैं, तो बेनिफिट्स देखते हैं ऐसा आके। तो सबसे पहले है ना कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, टैक्स ब्रेक्स मिलेगा ऑब्वियसली, मतलब अलग से तुमको जो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट ड्यूटी, उसमें से रियायत मिल जाएगा। दूसरा, किसी भी आज तक जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और ये सब तुम पढ़े होगे, तो सब में तुम देखे होगे क्या लिखा रहता है कि एक कोई स्टेट है जो 60% दे रहा है, और कोई मतलब सेंटर 60-40 दे, मतलब सेंटर 60% दे रहा है, स्टेट 40% दे रहा है, और कहीं तुम पढ़ते होगे सेंटर उसमें 19 पर देता है और स्टेट 10 देता है। तो भैया ये क्या है, ये यही है, जो ये 90-10 वाले स्पेशल स्टेटस वाले, स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में उसको फायदा होता है। जो इनको लिए अलॉट किया जाता है वो मनी ना, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। बाकी स्टेट्स के लिए जो अगर अलॉट किया गया तुम यूज नहीं कर पाए, तो बाबू वापस वापस घर गया, नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल कैटेगरी रिसीव्स 30% ऑफ द फेडरल बजट शेड्यूल्ड स्पेंडिंग, दे आर ऑल्सो गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ सेंट्रल फंड असिस्टेंस, ठीक है। तो भैया हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तुम लोग को मिलता है, ठीक है।
पर इश्यूज क्या है, सब इतना बटरी तो होता नहीं है, सारे दिन इतने अच्छे तो चलते नहीं है, तो इश्यूज क्या है, तो इशू इसमें है ना कि पहला इशू है, सबसे पहले सोचो ना, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द सेंटर। कि सही बात है यार, एडिशनल फंड होता है, तुमको स्पेशल से 90% पैसा दे रहे हैं, अगर कोई एक स्टेट को ये स्टेटस मिला हुआ है, अगर सपोज जम्मू कश्मीर को मिला है या फिर तुम्हारे हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है ये स्टेटस, तो वहां पर सरकार को 90% फंड देना पड़ रहा है ना, तो मतलब ज्यादा खर्चा हो रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस तरह से देखो। दूसरा, पार्शियल अलोकेशन कैन लीड टू एन इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ, किसी स्टेट को कम पैसा, किसी स्टेट को ज्यादा, बिल्कुल ये हो रहा है। इंक्रीज इन डिपेंडेंसी एंड रिडक्शन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये पॉइंट आप ना किधर भी यूज करना, पॉवर्टी वगैरह में भी जब आप पढ़ते हो ना कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब ये फार्मर लोन वेवर्स जो सरकार दे देती है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, तो ये पॉइंट वहां के लिए वैलिड है कि डिपेंडेंसी उससे हो जाता है कि लोग को लगता है कि फिर मैं ग्रो क्यों करूं। फिर अगर बिहार को अगर मिलते लगा तो फिर उसको लगेगा कि ये जो ठीक है, हम लोग बैकवर्डनेस के कारण ही हमें पैसा मिल रहा है, तो क्यों ही हम बैकवर्डनेस को रिमूव करें। तो ये कारण है, ठीक है। ये कारण है। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। जो अपना एससीएस है, जैसा कि हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का नहीं जिक्र हुआ है, तो कहां पे था, तो याद करो 1969 में था ना भाई। अभी इधर पढ़ा है कि 1969 में बोला गया था कि ठीक है, आप लोग शुरू करो, मतलब ये चीज लाओ, फर्स्ट इंट्रोड्यूस, और कौन किया था, तो अपना फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। हाँ बिल्कुल, रिवाइज करते रहो, पहला देखते रहो कहां से था, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, जिसके कारण दिक्कत होगी। फिर लैक ऑफ पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑलवेज होगा ही भाई, दिक्कत होगा कि कब कैसे इवैल्यूएशन होगा, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, मतलब ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न्स होगा कि वेदर द बेनिफिट्स रीच एट ग्राउंड लेवल, मतलब पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड, तो ठीक है, मेंस में तो आपको तो जानना पड़ेगा ना कि अरे अगर तुमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देना है तो क्या वे फॉरवर्ड है, क्या करना चाह रहे हो तुम, कुछ बताओ। तो अपडेट क्राइटेरिया प्रेफरेंसेस, कि थोड़ा और कुछ अलग अलग क्राइटेरिया लाओ। ये सिंपल तुम लिख दिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यार सब गरीब है उस हिसाब से, तो हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। नॉन वायबल, भाई बहुतों को हो सकता है दिक्कत है जनरेट, उस हिसाब से तो कल के दिन दूसरे भी डिमांड, झारखंड भी डिमांड करने लगे, देखो भैया मेरे पास भी ऐसा नहीं है, ऊपर से उल्टा तुम मेरे से यहाँ से कोयला लेके, कोल उठा के लेकर जा रहे हो भाई। तो बिल्कुल ये सब चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद है अल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल, कि पैसा लाने का कुछ अलग तरीका लाओ ना। अगर चलो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चीज है, आप करना चाह रहे हो, बहुत नेक विचार है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कुछ अलग मॉडल लाओ। आप ऐसा कर सकते हो कि इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलो कि भैया आप जाके हमारे बदले वहां जाके इन्वेस्टमेंट करो, कुछ मॉडल्स लाओ और उस जगह को मतलब उठाओ, ना कि एक्स्ट्रा पैसा देकर, ठीक है। ये हो सकता है। फिर एनकरेज स्टेट्स टू डेवलप सस्टेनेबल ग्रोथ प्लान्स, ठीक है, कि सबको बोलो कि देख भाई थोड़ा सही से जॉब क्रिएशन वगैरह, ह्यूमन कैपिटल एनहांसमेंट, ये अपने जगह स्टार्टअप्स वगैरह को लाओ। एक वायबल कंडीशन, जहां पे अगर आप देख रहे हो कि अगर यहाँ बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में माफिया राज पूरा चल रहा था एक टाइम, एक समय तक, तो जिसके कारण क्या होता था कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको जाने से डर लगता था कि भाई जाएंगे तो अलग लूट जाएंगे, अलग अलग पैसा देना पड़ेगा अलग अलग लोगों को, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ही जाए, बेकार का नहीं जाते हैं। तो ये होता है। तो ये जो कंड्यूसिव कंडीशन, ये तो बिहार सरकार करेगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके उनके बिहाफ पे कैसे कर सकता है। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को बुलाना है तो आपको वो माहौल बनाना है, बिल्कुल ये ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कि इंक्रीज डिवोल्यूशन बाय फाइनेंस कमीशन, कि फाइनेंस कमीशन को ही बोलो कि भैया तो मतलब पैसा वैसा दे के थोड़ा सही करो माहौल को, ठीक है भाई। तो अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, ओके। दूसरी टॉपिक पे आते हैं, चलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये क्यों न्यूज में है, तो एक हुआ था रिसेंटली, क्या हुआ, हमारे बारह करके एक मूवी था, अनु कपूर साहब का था मूवी, तो उसको बैन कर दिया गया, उनको उसको उसको बैन कर दिया, कहाँ पे भैया, कर्नाटका में। तो अब क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्या रीजंस है भैया, उनमें अपने को कूदना नहीं है, हमको सिंपल ये देखना है कि हमारे प्रीलिम्स में कहा इसके बेसिस पे क्या लिख सकते हैं मेंस पे। आज के बाद से, या फिर अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप ये बात मन में डाल लो कि कोई भी न्यूज आप मार्केट में सुन रहे हो, कोई भी न्यूज मार्केट में है, आपको उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस देखो कि उसको, हाँ फर्क पड़ना चाहिए आपको, तुरंत आंख, मतलब ऐसे तुरंत मेंटोस की तरह दिमाग में बत्ती जली और आप तुरंत सोच रहे हो कि इसको कैसे अपन प्रीलिम्स में यूज करें, कैसे मेंस में यूज करें। चलो कम बैक टू द टॉपिक। प्रीलिम्स फीड क्या है अपना इसमें, 19 1, ये 19 1 ए क्यों आया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
इसमें आता है ना, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, राइट अगेंस्ट बंद हो गया, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, राइट मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का राइट है, पिकेटिंग का राइट है, बट देर इज नॉट राइट टू स्ट्राइक। आपका रिवाइज हो गया पॉलिटी का 19, तो इसके इसका हनन है भैया। सिंपल कोई मूवी को बैन कर रहे हो, पर साथ साथ 19 पढ़ रहे हो तो ये भी पढ़ लो कि किस कंडीशन में बाबू रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो तुम। अगर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात होगी सर, अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात होगी सर, अगर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये तो हमने पढ़ रखा है। इन सब कंडीशंस में भैया तुम्हारा 19(1) हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, ये जो अब चलो प्रीलिम्स का हो गया, अब मेंस में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ये सब थोड़ा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और मूवीज के रिलेशन में क्या ऐसा कुछ कहा भी है आपको, क्योंकि एग्जाम में कोट करना ना, एग्जाम में आपको कोट करना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये ब्रॉडकास्टिंग फिल्म वाला एक क्वेश्चन आ चुका था उसमें, तो किस तरह से मतलब कुछ सुप्रीम कोर्ट बोला है, तो चलो देखते हैं। ये के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट film have to be treated separately from other form of art and expression because a motion picture is able to stir up emotion more deeply than any product of art. However, it should be in the interest of society। समझ गया ना भैया। बोला गया है कि देखो बाबू, तुमको ना नॉर्मल रैंडम स्पीच और एक्सप्रेशन की तरह इसको ट्रीट मत करो। मूवी जो चल रहा है, 2 घंटा 3 घंटा मूवी चलता है, वो कुछ अलग तरीके से मतलब इमोशंस को सर्च करता है। चाहे देशभक्ति की मूवी देख लो, चाहे किसी भी टॉपिक पे आप देखते हो ना, थिएटर से निकल के लगता है भैया मैं तो कुछ कर दूंगा, वैसा वाला फीलिंग। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के मूवीज को भी अगर निकालना है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये वो है कि देख ले भाई, इसमें अच्छे से देख लेना। दूसरा, इन रंगराजन वर्सेस पंडित जगजीवन राम का केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, डायरेक्टेड सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्ट किया, दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन राइट टू फ्री स्पीच एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली भाई दोनों को अपने को समाज में सामंजस्य बना के चलना, और ये स्पीच भी अपनी आजाद रहे, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखते हैं, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ऑब्वियसली क्या क्यों न्यूज में है, तो 2014 में हमारा प्यारा तेलंगाना 29th स्टेट था जो बना, ठीक है। तो 10 साल पूरे हुए हैं, बधाई हो तेलंगाना को, ठीक है। तो प्रीलिम्स में इससे क्या आ सकता है, तो तेलंगाना भैया कैसे क्या, तो थोड़ा सा अब हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हैदराबाद को पहला तो तेलंगाना सेपरेट ज्योग्राफिकल एंटिटी था। हैदराबाद स्टेट का हैदराबाद रूल मतलब निजाम रूल करता था। उसको 1948 में हम लोग वहां से बाहर निकाले। 1956 में तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को मर्ज कर दिया गया, और मतलब आंध्र प्रदेश को लाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी से, और तेलंगाना के साथ मर्ज किया गया, और इसको मतलब जो अपना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956, उसके तहत क्या किया गया कि बोला गया भैया आज से तुम लोग आंध्र प्रदेश हो, ठीक है भैया। ये सब किया गया। उसके बाद सिंस देन, तभी से तो तेलंगाना लड़ रहा था कि ना ना भाव, मेरे को अलग करो अलग करो अलग करो, कहाँ बैठा दियो सर, ठीक है। ये तो है। और तेलंगाना में जो ये मूवमेंट चल रहा था, उसमें बेसिकली आपको मैं और एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि जैसे ये जो स्लोगन था, निल्लू निल्लू निधुलू और नियमकलू, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मैं इसका एग्जांपल, जैसे वाटर फंड्स एंड रिक्रूटमेंट, हाँ इसका मतलब क्या है, वाटर फंड्स एंड रिक्रूटमेंट, ये स्लोगन था। अब एग्जांपल जैसे झारखंड का जब आंदोलन हुआ था ना, तो क्या था स्लोगन, जड़, जंगल और जमीन, इन तीनों चीज के लिए झारखंड में आंदोलन हुआ था, और ये स्लोगन था। तो उसी तरह से जो भी किसी स्टेट का विभाजन के लिए एक स्लोगन होता है, तो ये एक स्लोगन था, ठीक है। ये तेलंगाना के लोगों ने रेज किया था, तो उसी क्रम में 2014 में 29 स्टेट बना के उसे अलग कर दिया गया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया। उसी तरह भारत में बहुत बहुत बार विभाजन हुआ, मतलब इस तरह से विभाजन, स्टेट्स का विभाजन हुआ है, स्टेट्स बने। स्टार्टिंग से क्या सीन था, जब आप इस फोटो को जूम इन करते हो, ठीक है, आप जब इसे जूम इन करोगे तो आप देखोगे कि ये सबसे पहले 1951 में क्या हुआ, 1950, ये 1953, 54। तो आप एक बारी आप आराम से बुक में इसे समय लेकर पढ़ो, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कैसे कैसे स्टेट्स जुड़ा, और आप मैप में चेंजेस भी ऑब्जर्व करना, ठीक है। आप मैप में साथ साथ चेंजेस भी ऑब्जर्व करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद हम देखते हैं ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपने काम का चीज क्या है कि जो स्टेट कोई भी फॉर्म होता है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, ठीक है। तो हमें पता है कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये तो पता ही है सर, बिल्कुल। तो यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ, दैट इंडियन फेडरेशन जो है इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, सारे स्टेट मिलके एग्रीमेंट नहीं किए यूएसए की तरह, ठीक है। द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू secede। अब एग्रीमेंट नहीं किए हो तुम लोग तो तुम लोग भाग भी नहीं सकते हो, स्टेट से secede भी नहीं कर सकते हो। आज मतलब कोई स्टेट उठकर ये नहीं कह सकता सर मैं तो चला, मैं चला, मैं चला, मैं चली, वो नहीं कह सकता भाई, ठीक है। बिल्कुल। अब तीन आर्टिकल, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं, वो कोई भी स्टेट फॉर्म होता है तो उसके रिलेटेड ही आर्टिकल है, ठीक है। एक एक करके हम लोग उसे समझते हैं। क्या है आर्टिकल 2, गिव्स पार्लियामेंट पावर कि भैया देखो न्यू स्टेट ऐड कर देना पार्लियामेंट, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। तो पहले एडिंग न्यू स्टेट कहां से, इन्वॉल्व्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है तो उसमें से एक न्यू स्टेट मतलब ऐड करना, फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट को बनाना। तो ये किसकी अथॉरिटी है, तो सर इंडियन पार्लियामेंट ही सिर्फ ये वाला काम कर सकता है, और स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो पावर टू फ्रेम लॉ इन दिस सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो स्टेट के पास भैया कोई पावर नहीं है कि इस सब मैटर पे हम लोग ये रूल बनाए, ठीक है। ये किसका काम है, तो ये हमारा ये प्रेसिडेंट का क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट का काम है, ठीक है भाई। एक सेकंड हटा लेते हैं यार, थोड़ा सा ये इधर क्राउड ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, अब फिर से प्यार से शुरू करते हैं। हाँ, अब आर्टिकल 3, चलो अब 2 तो समझ गया, अब आर्टिकल 3 पढ़ो। आर्टिकल 3 में क्या पढ़ाया गया सर, आर्टिकल 3 में हम पढ़ते हैं कि डील्स विद मेकिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट। सर जो एग्जिस्ट कर रहे हो उसमें इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन न्यू स्टेट्स थ्रू डिफरेंट मीन सच एज, क्या कर सकते हो, हम लोग इसको याद करते ना, फिदा, formation of new state, increasing the boundary, decreasing the boundary, alteration of name, alteration of boundaries, ठीक है। ये ऐसे याद कर लो, इंक्रीज करना बाउंड्री, डिक्रीज करना नाम बदलना, और बाउंड्री इंक्रीज करना, तो ये सारी चीजें हम आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट पावर टू इनैक्ट लेजिस्लेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इज लिमिटेड टू फैक्टर, दो ही फैक्टर हैं जो उसमें मतलब वो हो सकता है। तो फर्स्टली अ बिल कॉलिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट मे बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सर यही आता है, यही प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन पूछता है ना, यही पूछता है कि प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड वाइल एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 3। समझे, अब तुम कंफ्यूज, पहले तो आर्टिकल 3 याद नहीं आ रहा है सर, उसके बाद प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं, तो हाँ चाहिए भाई, पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन से ही किसी भी मतलब दोनों हाउस में। और हाँ ये भी आ सकता है, क्वेश्चन तुमको घुमा के दे देगा, ओनली इन लोकसभा किसी भी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बिल लाया जा सकता है, तो भैया नहीं, अब से तुम ईदर हाउस दोनों में ला सकते हैं, और प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए। सेकेंडली सच अ बिल मस्ट बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग व्यू टू पार्लियामेंट इफ इट कंटेन्स प्रोविजंस व्हिच अफेक्ट एरिया बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो सर दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट को भैया बताओ कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है बाबू तुम्हारे साथ, पर हाँ क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का जो उसका जो रिकमेंडेशन है क्या वो मैंडेटरी है, तो नहीं सर वो मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स बाउंड्री नेम और एरिया, दीज लॉज आर नॉट कंसीडर्ड अमेंडमेंट्स। ये बताता है कि सर ये सारे लॉ को आप अमेंडमेंट नहीं, हर बार इसको अमेंडमेंट मत समझ लेना, आर्टिकल 368 के तहत तुम हर बार स्टेट बनाने के लिए आर्टिकल 368 को कुछ तोड़ मरोड़ रहे हो, कुछ नहीं भैया, सिंपल सिंपल मेजोरिटी की तरह इसको पास करो, क्लियर है। उसके बाद अपन आ जाओ, हाँ तो ये समझ गया, ये आर्टिकल 4 ये डिफाइन करता है कि डोंट मतलब ये डोंट टेक इट एज अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नहीं है भैया, ये सिंपल सिंपल मेजोरिटी से पास करो, सिंपल ऑर्डिनरी बिल पास होता है, ठीक है। अब सब नोटेबल एग्जांपल्स देख लेते हैं भैया, सम ऑफ द नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ न्यूली स्टेट्स क्या क्या हो सकता है। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला आया था 1953 में, किसके बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे आया था, तेलुगु स्पीकिंग,
मद्रास स्टेट से काटे थे कि जो लोग तेलुगु बोलते थे तो आ जाओ इधर आंध्र प्रदेश में आओ, ठीक है। यूनियन ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, पहले पौंडीचेरी था, क्रिएटेड 1962, ठीक है। कहाँ से लिया गया? तो जितने भी चार, मतलब चार फ्रेंच कॉलोनीज थे, पुडुचेरी, करिकल, माहे, यनम, आप मैप पे बना के देख लो कहाँ पे माहे है, कहाँ पे करिकल है, कहाँ पे यनम है। तो ये सारा ही ऐसे आप एक बार चेक कर लो मैप पे जाके, अभी 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 एक बार वीडियो को रोको और प्लीज जाके देखो, क्योंकि एग्जाम में जब कार्यकल इधर से इधर कर देगा ना तो तुमको समझ नहीं आते रहेगा, ठीक है। तो एक बारी वो देखो। साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ भी वही हुआ था। 2019 में हम लोग उसको तोड़े, उसको बोले कि ठीक है भैया, दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, और अब देखो इलेक्शन भी प्यारा सा इलेक्शन हुआ वहां पर, ठीक है, हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर। उसके बाद है इशू, इशू अराइजिंग ड्यू टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब हाँ, मेंस में ये तुमको पढ़ना है, मेंस में, क्योंकि आजकल न्यू टॉपिक्स देखो, मेंस को थीमेटिक पढ़ो भाई, मतलब प्लीज यार थीमेटिक पढ़ो, इसको तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े में नहीं पढ़ना है, इसको थीमेटिक पढ़ना है ना, कि ये थीम पे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, क्योंकि नए स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स बन रहे हैं, तो एक अलग सा टॉपिक आता है कि बताओ क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं नए स्टेट फॉर्मेशन के। तो उसी तरह से पढ़ो, इसमें ये नेगेटिव्स बता रहा है, न्यू स्टेट्स के क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि हर एक मशीनरी नया लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाओ, नया विधानसभा, नया गाड़ी, नया घोड़ा, नया पुलिस, सब कुछ नया। बाउंड्री का डिस्प्यूट ऑब्वियसली देखो, अभी हम एग्जिस्टिंग सॉल्व नहीं कर पा रहे यार, बेलगांव का कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच चल रहा है, वो अपन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उधर एक अलग सा कुछ होगा। रिसोर्स एलोकेशन में फिर दिक्कत होगा। अब सपोज पहले 10 लोग घर में लेने वाले थे, 100 रुपए 10 के बीच में बट रहा था, अब तुम इसी में से 11 कर दिए, अब 11 में बटेगा। ऑब्वियसली यार बेसिक सी सेट का सवाल है कि ऑब्वियसली अब जो पर बंदे को मिल रहा था वो कम होगा। उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर कुड मेक और ब्रेक अ गवर्नमेंट एट विल। ऑब्वियसली अब छोटा कर दियो तुम विधानसभा को, तो यार ये सब होते रहता है। उसके बाद है सोशल डिसरप्शन होगा, ठीक है, सोशल डिसरप्शन हो सकता है कि समाज में, पता है ना कि अब एथनिक एथनिक लाइंस पे दंगा करवाया जा सकता है, किसी एक रीजन का आपको बनाकर दंगा करवाया जा सकता है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स मींस एस्टेब्लिशिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेट, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसी कारण रिवेन्यू ज्यादा लगेगा कुछ भी नया बनाने में। इकोनॉमिक वायबिलिटी, अब जो भी नया स्टेट है ना वो क्या लैक करता है कि फाइनेंस, कहाँ कहाँ से पैसा उठाएं भाई, अभी तो पता ही नहीं, इसलिए तो आधा डेब्ट में चला जाता है, क्योंकि नया नया स्टेट है, अभी इसको पता नहीं है भैया कहाँ कहाँ से पैसा उठा कर लाएं, तो इसीलिए मतलब ये सारी दिक्कतें हैं छोटे स्टेट की। अब आप अपने से क्या करना, पॉजिटिव्स लिखना। अब क्या करो, ये भाई होमवर्क यार ले लो, यार होमवर्क भी ले लो थोड़ा, इस पे सर्च करके देखो ना यार, अच्छा लगेगा। होमवर्क लो कि क्या पॉजिटिव्स होते हैं ना स्मॉल स्टेट्स के, स्मॉल स्टेट्स के कुछ तो पॉजिटिव्स होंगे ना, क्योंकि एग्जाम में बैलेंस्ड आंसर लिखना है। सीधा ये मत लिख के आ जाना तेलंगाना में सब दिक्कत ही हो रहा है, नया स्टेट 2014 में बनाया तो बाकी लोग सब गधा है और हम ही एक तेज हैं जो हम 4-5 ये नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आए ना, भाई बैलेंस्ड आंसर लिखना है, ठीक है। वे फॉरवर्ड तो क्या होना चाहिए, तो एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट रादर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखो। फिर the government need to employ trackers for certain development parameters, sustainable SDG, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग नीति आयोग का वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडेक्सेस वगैरह निकल रहे हैं, तो पता तो चल रहा है ना अब कि कंपैरिजन तो कर रहा है ना स्टेट, जो झारखंड इसमें पीछे है तो छत्तीसगढ़ उसमें पीछे, तो हमारा प्यारा गुजरात यहाँ आगे है। तो बेसिकली ये सारा पता तो चल रहा है, ऐसे इंडेक्सेस होना चाहिए। पेरेंट स्टेट दैट लूज ऑन टर्म ऑफ इट्स फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एडिक्वेटली कंपनसेशन, ये ऑब्वियसली है भाई, कंपनसेट करो, क्यों नहीं करोगे। जिससे अगर तुम नया स्टेट बनाए हो तो थोड़ा कुछ सरकार को दो दो भाई, उसको पैसा वैसा दो फिर बैठा के, और क्या। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर, द गवर्नेंस डेफिसिट सच एज कंसंट्रेशन ऑफ पावर, करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मस्ट बी एड्रेस, ठीक है। कि भैया ये सब चीज भी होता था, इन सब का क्या स्तर है तुम्हारे स्टेट में। दूसरा है कि सिटीजन, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक ग्रीवांस स्टेट, भैया कोई भी चीज करो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये जो स्टेट बन रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है भाई, सबका एंड एक ही चीज पे आता है ना, कि तुम्हारे सिटीजन खुश है कि नहीं। सीधी बात समझो ना, क्योंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है भाई, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में ना अपने को सिटीजन का वेलफेयर करना है। तो कुछ भी तुम्हारा काम से, अगर तुम एक स्टेट है उसको दो भाग में तोड़ दिए, तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना उनके बारे में क्या, उनको सोचो। तो
मतलब ऑब्वियसली यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करता है फिर गवर्नमेंट कि मैक्सिमम हैप्पीनेस जिसमें हो वो काम करो। तो मतलब ये बेसिकली ठीक है। तो चलो, ये टॉपिक सही है। करते हैं भाई। क्या है अपना अगला टॉपिक है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ठीक है। रिसेंटली इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 लाया गया है। केम इनटू फोर्स रिपीलिंग जो पुराना वाला 1898 है भाई, प्राचीन काल से यार हम लोग वही उठाकर चल रहे थे। ठीक है। तो क्योंकि अब बदल रहा है ना, बहुत समय बदल रहा है, जरूरतें बदल रही हैं, तो चेंजेस होनी चाहिए। अब प्रोविजंस क्या थे, अब हम प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स के लिए अपन पढ़ते हैं उसको। पोस्टल सर्विस कम अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पोस्टल सर्विस आर और ऑफर्ड थ्रू इंडियन पोस्ट डिपार्ट। सबसे पहला क्या है, कौन से लिस्ट में आता है, तो अपना शेड्यूल 7 में कौन से लिस्ट में आता है, तो भैया यूनियन लिस्ट में आता है, ये चीज पता होना चाहिए। दूसरा, पोस्टल ऑफिस एक्ट 2003 रिप्लेस द मतलब 1898 को ये रिप्लेस किया था। इसका एम क्या था, टू सिंप्लीफाई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली यार कुछ किया है सरकार तो कुछ एम होगा ना, तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क उसको थोड़ा आसान करना था सिटीजन सेंट्रिक सर्विस नेटवर्क के लिए। दूसरा है कि एक्ट away does not away with provisions such as exclusive privilege of collecting, processing and delivering of letters by central government to enhance the ease of doing business and ease of living। ठीक है। उसके बाद है द एक्ट नाउ रेगुलेट प्राइवेट कुरियर सर्विसेज बाय ब्रिंगिंग इट अंडर एम्बिट। तो ये आ सकता है कि अभी से बताओ भैया, सिंपल बात है कि क्या जो तुम्हारा प्राइवेट कुरियर है वो इस एक्ट के अंदर आता है कि नहीं, तो बिल्कुल भाई आता है। ये चीज प्रीलिम्स में पूछ रहा है तुमसे। फिर है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज विल बी अपॉइंटेड एज हेड ऑफ इंडियन पोस्ट। ऑब्वियसली अब मतलब एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन का कोई हेड तो होगा। ही विल हैव पावर टू मेक रेगुलेशन, उसके कुछ उनके कुछ पावर होंगे। ठीक है भैया। उसके बाद है द एक्ट एलिमिनेट द नीड फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल while revising the set charges for any services provided by पोस्ट ऑफिस। ठीक है। ठीक है भाई, हर छोटा छोटा चीज पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम लोग यार खुद से भी कुछ काम करो, ये है बेसिकली मुद्दा। गवर्नमेंट विल हैव राइट टू इंटरसेप्ट। ये तो भैया नया मुद्दा चल रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को सब कुछ जानना है आज के समय कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। भाई रिक्वायरमेंट भी है ना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात है, फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट से खराब हो जाएगा, तो हर छोटी चीज भैया सरकार को पता रहना चाहिए। तो आज के समय आप किसी भी मतलब कोई भी ऐसा इश्यू पड़ रहा है ना, तो आप मान के चलिए कि इसमें गवर्नमेंट को चाहिए रहेगा, मतलब आपका मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है भाई। तो अपन और देखते हैं, और क्या देखते हैं। चलो हिस्ट्री ऑफ पोस्टल ऑफिस देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ पोस्टल ऑफिस इन इंडिया क्या हो सकता है। तो एक सेकंड भाई। हाँ, तो क्या है हिस्ट्री ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। तो वॉरेन हेस्टिंग भैया शुरू किए थे अपना। कब शुरू किए थे, ईस्ट इंडिया, सॉरी यार, एक मिनट। ईस्ट इंडिया कंपनी था, शुरू किया था ये 1966 में, शुरू 70 सॉरी भाई 1766 में शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में इसका नाम था कंपनी मेल। लेटर उसको जब अपने डलहौसी साहब आए, जो मॉडर्न भारत का पिताजी इनको कहते हैं कहेंगे, तो ठीक है, तो वो आए 1854 में, तो इसको और स्टैंडर्डाइज किए। ठीक है। डलहौसी क्या काम किया था, क्या इन यूनिफॉर्म पोस्टल रेट्स किया था। ठीक है। एंड हेल्प टू पास द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है। तो डलहौजी का क्या रोल था, समझ में आ गया ना, एक एक्ट एक्ट पास करवा दिया भाई ने, और यूनिफॉर्म रेट किया। इसीलिए इसको एक तरह से क्रांतिकारी इंसान, रिवोल्यूशनरी इंसान बोलते हैं यार। पोस्टल वोस्टल टेलीग्राफ वेलीग्राफ के लिए काम किया था, रेलवेज के लिए बहुत काम किया था बंदा, इसी कारण। ठीक है। तो ये अपना प्रीलिम्स फैक्ट हो गया कि पोस्टल एक्ट क्या है, इसमें किसके एम्बिट में क्या आ सकता है। अब से प्राइवेट कुरियर सर्विसेज भी आएगा, तो कौन क्या गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकता है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। तुम एक मतलब अगर मतलब अभी तुम जनरल अवेयरनेस भी है ना, सरकार का क्या भी माइंडसेट चल रहा है और सरकार क्या क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तब भी तुम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। अभी जो सरकार का चल रहा है, तुम उस हिसाब से तुमको पता है कि गवर्नमेंट को जानना है भाई, अब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में ये सारा इशू हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट को इन सब चीज जानना है। तो अब तुम आंसर आंसर मार सकते हो, खुद ही से लगा सकते हो। अब मेंस मेंस के हिसाब से देखो तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इस एक्ट का, क्योंकि आप मेंस में आजकल देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है कि
डायरेक्ट पूछ दे रहा है, डायरेक्ट किसी भी एक्ट को उठा के दे रहा है और उसके बारे में बोल दे रहा है कि ये कैसे रिवॉल्यूशन ला सकता है कम्युनिकेशन में। सपोज पूछ सकता है इंडियन पोस्टल एक्ट कैसे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा, तो लिखो भैया बैठ के। चलो तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को पकड़ते हैं। फॉर डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक, ये लिख दोगे, बैंकिंग सर्विसेज के लिए आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट मतलब एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कलेक्टिंग, ये सब जो पहले होता था ना, कुछ ही लोग को प्रिविलेज मिला हुआ है या लेटर डिलीवरी का, वो सारा खत्म कर दिया ईज ऑफ डूइंग, कि आओ भैया कोई भी आओ, चलो लेटर बांटो। ठीक है, तो ये परमिशन दिया। उसके बाद ये आ जाओ, रिकवरी ऑफ अनपेड पोस्टल सर्विसेज चार्जेस एज लैंड रेवेन्यू। ठीक है, every person who avails the services provided by the post office shall be liable to pay the charges in respect of such service, amount not paid। अरे लैंड रेवेन्यू की तरह बेसिकली जो समझो ना, लैंड रेवेन्यू की तरह तुमसे पैसा सिविल मैटर बन जाएगा और लैंड रेवेन्यू की तरह तुमसे पैसा इसका ले लिया जाएगा। तुम ऐसा नहीं है कि बिना चार्ज पे किए तुम निकल जाओगे। ठीक है, और ये आर्ट सेक्शन 4 को रिपील किया है, दैट गेव सेंटर एक्सक्लूसिव राइट टू कन्वे ऑल लेटर्स बाय पोस्ट। ठीक है, कि हाँ भैया सेंटर के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि हम पोस्ट से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको तो पोस्ट से ही मिलेगा लेटर। ठीक है, अब इशू क्या क्या है, एब्सेंस ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देख भाई, कोई भी अगर जो गवर्नेंस का आंसर आपको लिखना है ना, तो हमेशा लिखना अभी के समय में सब में ग्रीवांस रिड्रेसल का इशू चल रहा है। एग्जेम्प्ट इंडियन पोस्ट फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इशू ये है कि कुछ भी हुआ तो पोस्टल फेलियर हुआ तो भैया हमको नहीं पता। ठीक है, उसके बाद है डज नॉट कंटेन, क्योंकि अब तो वो कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और लोगों को घुसाया जा रहा है बिजनेस में, तो उन लोगों को लायबल बनाओ। सरकार अपने ऊपर से लाइबिलिटी हटाना चाह रहा है। डज नॉट कंटेन पीनल प्रोविजन। अब भैया देखो, मारपीट नहीं हो रहा है, अब सब प्रेम से काम करो वो, पर इसमें दिक्कत है ना, अगर आप इतना लीनियंसी दिखाओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस द टर्म पब्लिक इमरजेंसी, अब बहुत सारा वेग आप टर्म्स अगर ला रहे हो तो उसको समझाएगा कौन, वो तो आर्बिट्री चीजें हो जाएंगी, फिर तो आप उसको जब मन जिस तरीके से मन यूज करने का आप यूज करोगे। फिर उसके बाद आता है एम्पावर्स द ऑथोराइज्ड ऑफिसर टू इंटरसेप्ट आर्टिकल्स। ये तो भैया सबसे बड़ा इश्यू है हमेशा। राइट टू लाइफ बोल रहे हैं, ये प्राइवेसी, राइट टू लाइफ के अंदर जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, उसके उसका हनन यार के ये कर सकता है, ये करेगा। डज नॉट स्पेसिफाई प्रोसीड्योर सेफ गार्ड्स, भाई ये भी नहीं बताया कि चलो भैया इंटरसेप्ट करोगे तो क्या सेफ गार्ड्स होगा। अब हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, हे प्रिय कैसी हो तुम, अब क्या पता सरकार उसको पढ़ रहा है, इधर से हम लिख रहे हैं कि इधर से मेरा पार्टनर ही बस वो लेटर को पढ़ेगा, पर पता चल रहा है कि आईएएस अधिकारी लोग भी उस लेटर को पढ़ के मजे ले रहे हैं हमारी। तो कुछ भी हो सकता है भैया, बताओ किस क्या, मतलब किन किन चीजों में, किन किन कंडीशंस में आप इंटरसेप्ट करोगे, क्या चीज को छोड़ दोगे, नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू इंटरसेप्शन। हाँ, अब जैसे अब ये पेंडोरा बॉक्स खोले हो तो झेलो यार, फिर तो शुरू करो, ये सब भी पढ़ो कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो पीयूसीएल का केस हुआ था 1996 में, उसमें केस का बैकग्राउंड पहले जान लो। एक वॉलेंट्री पीयूसीएल एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, फाइल्ड अ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 5(2) ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जो अलाउ करता था गवर्नमेंट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी द राइट टू इंटरसेप्ट मैसेजेस ऑन ग्राउंड सच एज प्रोटेक्टिंग इंडियन सोवरेनिटी, मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस और पब्लिक ऑर्डर। भैया समझ गए कि एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, फाइल किया पिटीशन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत, जो अलाउ करता था गवर्नमेंट को, समझ गए हो गए। एससी इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो भैया, held that through though the constitution did not explicitly provide for a right to privacy, the right was a part of right to life and personal liberty and under article 21। ठीक है, एक्सेप्ट, और उसको तुम कैसे कर्टेल, विच शुड नॉट बी कर्टेल्ड एक्सेप्ट प्रोसीड्योर established by law। It held that only a case by case inquiry would reveal if the right has been infringed or not। ठीक है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, एक मिनट नीचे का पढ़ लो। द कोर्ट फर्दर रूल्ड दैट द फोन टैपिंग विदाउट proper safeguard and adherence to legal procedure constituted a violation of individual's fundamental right to privacy। सुप्रीम कोर्ट देखो सिंपल प्यारा सा शब्द बोला, देखो बाबू कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली हम नहीं लिखे हैं, उस समय नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को शायद लगा नहीं था कि इस हद तक मतलब प्राइवेसी प्राइवेसी तक होगा, बात चला जाएगा, तो नहीं है लिखा हुआ, पर हम मानते हैं कि राइट टू प्राइवेसी का हनन तुम नहीं कर सकते हो। और एक है कि प्रोसीड्योर स्टैब्लिश बाय लॉ के तहत ही हो सकता है। ठीक है,
जो लिखा हुआ है, और ये भी केस टू केस बेसिस पे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट भी यार ओवरऑल दे नहीं सकता ना, बोलता है कि किसी भी केस में, हर केस में राइट टू प्राइवेसी देखना, उस हिसाब से तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। तो केस टू केस बेसिस पे अगर आपका हनन हुआ है, आप लेकर आओ, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ठीक है भैया तुम्हारे केस में हुआ है, तुम्हारे केस में नहीं हुआ है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और बस यही है। उसके बाद है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस। तो भैया इसका बैकग्राउंड तो पता ही है। जेएस जस्टिस के वो रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के। रिट पिटिशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार स्कीम इंट्रोड्यूस बाय यूपीए गवर्नमेंट। तो एससी सिंपल बोलता है कि 9 जज बेंच आया और उसमें बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। यार ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी। अभी तक तो मतलब जो भी यूपीएससी दे रहा है तो भाई आदत हो गया होगा इसको राइट टू प्राइवेसी को देखने का, 2 बार तो पेपर में आ ही चुका है अभी सामने। तो ठीक है। तो इसी केस में, केएस पुट्टा स्वामी केस में ये जजमेंट आया था। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड तो भाई हमारा प्यारा वे फॉरवर्ड तो यही रहा। एक मिनट, आजा भाई आजा, किधर गया? हाँ, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड तो अपना प्यारा यही रहने वाला है कि देयर इज नीड टू स्टैब्लिश, अपना एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाओ, सिटीजन कंसेंट का ध्यान रखो, केस टू केस मतलब अप्रूवल अप्रूवल लो भाई, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाओ जो इंटरसेप्शन करे। तो सीधा भैया कुछ मैटर हुआ ना, अब जैसे कौन सा बॉडी तुम्हारा मैसेज इंटरसेप्ट कर रहा है यार, आपको वो अंत तक पता नहीं चलेगा। तो एक प्रॉपर कोई तो बॉडी होना चाहिए ना भैया, कि हाँ वो बता दे। ठीक है, पहली तो वो चीज है। दूसरा, एक्ट शुड अडॉप्ट अ क्लियर डेफिनेशन। यार जो पब्लिक इमरजेंसी चिल्ला रहे हो ना, तो क्लियरली बताओ कहना क्या चाहते हो, कि क्या किस केस में, तो ये इसको डिफाइन होना चाहिए। वेग टर्म्स मत लाओ। मस्ट अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जो तुम्हारा पब्लिक इमरजेंसी है भैया, वो हमारे आर्टिकल 14, 19, 1A मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, फिर आर्टिकल 21 के साथ अलाइन होना चाहिए। और फिर प्रोवाइड अ मैकेनिज्म कि सिटीजन अपील कर पाए। भैया हम अपील तो कर पाए, कम से कम अपील तो करने दो यार। तो एक मिनट, हाँ, तो हम लोग अपील तो कर पाए यार, कि ठीक है भैया ऐसा ऐसा मेरा हनन हुआ है। ठीक है, तो अंत में यही है, द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इज द राइट स्टेप टू इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ अ colonial रूल इन्फ्लुएंस इन इंडियन लॉज। हाउएवर अटेंशन हैज टू बी गिवन मेक द वेलफेयर ओरिएंटेड। ऑब्वियसली हर आंसर के एंड में देखो बाबू, यही समझना है ना कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपना इंडिया क्लियरली है कि हम लोग वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट तो है नहीं कि हर जगह आप लोगों को विजिलेंस करना है अपने। तो आंसर में भी वो झलकना चाहिए। एंड हमेशा ये करना चाहिए कि बाबू कुछ भी करो, कॉलोनियल एक्ट्स है, तुम लोग इसको हटाओ, जो करना है करो, बट इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए सर, वेलफेयर ओरिएंटेड होनी चाहिए चीजें। ठीक है, अब हमारा सबसे प्यारा टॉपिक आता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को देखते हैं, समझते हैं नेशनल इमरजेंसी क्या है। हाँ, तो इंडिया भाई पहले तो देश को बधाई हो, 50 साल 50th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं अपने जो 21 मंथ का एनिवर्सरी, सॉरी 21 मंथ का इमरजेंसी लगा था 2019 75 से 77 के बीच। ठीक है, गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड एज संविधान हत्या दिवस। भाई इन सब शब्द पे मत जाना, पर ये अच्छा लग रहा है यार, ये मतलब संविधान हत्या दिवस मना रही है सरकार। ठीक है, तो बिल्कुल यार हुआ था, इमरजेंसी लगा के जो देश का मूलभूत ढांचा था यार, उसको मतलब चेंज करने की कोशिश की गई थी। आप पढ़ोगे जब इमरजेंसी की स्टोरीज, यार जोक्स अपार्ट, आप जब इमरजेंसी की स्टोरीज को पढ़ोगे, जब समय क्या क्या संविधान में बदलाव लाए गए थे, हम लोग सब जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट क्या था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको लगेगा कि यार जो ये इंडिया दैट इज भारत, या मतलब इंडिया दैट इज भारत और इसका जो संविधान है ना, मतलब ठीक है। जब आजादी हुआ था ना, अपने आजादी हुआ था, तो हम लोग के मतलब नेशन को सब लोग ये देख रहा था ना बैठ के, कि चलो देखते हैं इंडिया कितने दिन तक आजाद रहेगा। बिल्कुल ये बात चली थी ना कि चलो देखते हैं इंडिया कितने दिन तक आजाद रहेगा। और हमने यार इन सब परेशानियों को झेला, और हम आज तक भी अगर 70 साल पार कर चुके हैं, तो ठीक है, हमारी आजादी बची रहेगी और हम इस तरह से हंसते खेलते रहेंगे, यही उम्मीद है। चलो, तो अब शुरू करते हैं नेशनल इमरजेंसी, हमारा प्यारा टॉपिक। प्रीलिम्स में क्या पूछता है? प्रीलिम्स में तो देख भाई, कुछ याद कर ना कर, ठीक है भाई बहन सभी लोग, इसको पार्ट्स टू रिमेम्बर, पार्ट याद करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में ना आपको अंत तक यही फील होता रहेगा ना कि मेरे को याद है, मैं भाई मेरे को पार्ट्स याद है, पार्ट्स याद है। पर यार नहीं याद होता लोगों को, मैंने ये चीज देखा है कि पार्ट्स याद नहीं हो रहे यार लोगों को।
तो सबसे पहले देखना इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन इन पार्ट कितना है 18। कुछ लोगों तो यार ये भी भूल गए होंगे कि सर इसको क्या बोलते हैं, सर ये 18 है। ठीक है, 18 है, पार्ट 18 में है। ठीक है, पार्ट 18 में है। कौन कौन सा आर्टिकल है, तो 352 से 360 तक है। एकदम प्योर लक्ष्मीकांत वाला चीज है, अब यहाँ पे तुमको पढ़ाया जाएगा। तो एक तरह से तुम समझो तुम्हारा स्टैटिक को ही रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोल ही दिया था कि व्हाट इज करंट, करंट इज स्टैटिक इन एक्शन। देख लो भैया, तुम्हारे सामने है। अब नेशनल इमरजेंसी क्या है, आर्टिकल 252 में है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी कहाँ पे, इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किस ग्राउंड पे, वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो। ठीक है, ये प्यारा शब्द आर्म्ड रिबेलियन, इसको याद रखना, आगे बताएंगे क्यों। इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन, ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिस्क्राइब सच अ सिचुएशन। अब ऑब्वियसली ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं यार, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टर्म कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, तो हाँ भाई है भाई। तो अब देखते हैं ना, प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोक्लेमेशन ओनली ऑन रिटन एडवाइस। क्या कंडीशन है, सबसे पहला दो तीन चीज ध्यान रखो। एक, रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का रिटन एडवाइस होना चाहिए। कैबिनेट शब्द यार इसी समय पहली बार आया था। उसके बाद है कि वंस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, तो अप्रूवल ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, कितने, एक महीने पे। ठीक है, हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, अभी तुमको पहले पढ़ लो एक एक लाइन को, फिर मैं बताता हूँ इसको याद कैसे रखते हैं। इमरजेंसी एक्सटेंडेड, कब तक के लिए, इंडेफिनेटली हम लोग बढ़ा सकते हैं उसको, पार्लियामेंट पर हर 6 महीने पे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में के समय जितने भी अपने आर्टिकल 19 के प्यारा प्यारा फ्रीडम है ना, स्पीच, असेंबली, उसको असेंबली, ग्रुप फॉर्मेशन, ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और एडिशनली ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, एडिशनली प्रेसिडेंट में सस्पेंड देयर इन टू मूव कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट और अदर राइट्स एज वेल। ठीक है, बोल सकता है कि भैया तुम ना जा भी नहीं सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते इनको चीज को लेके। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी राइट कन्फर्ड आर्टिकल 19, ये तो यार रिपीटेड भाई, इसको इग्नोर करो। ठीक है, 3 टाइम भाई इमरजेंसी आया है, 62 में, 71 में, 75 में। इसको याद करने का सबसे प्यारा मतलब तरीका जो मैंने इजाद किया था, कि सबसे पहला झटका जो भारत को लगा था, इंडिया चीनी भाई भाई का जो हनन हुआ था, वो 1962 में हुआ था। तो सबसे पहला शॉक वहां लगा था। फिर दूसरा, बांग्लादेश लिबरेशन, कुछ बड़ा काम जो हम लोग किए थे उस समय, इमरजेंसी। और तीसरा तो भैया ये किसको नहीं याद होगा, 75। तो इन तीनों चीज को याद रखो। अब बीच में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 65 में ही वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो भाई उतना बड़ा कुछ नहीं था, इंडिया को वॉर का आदत हो चुका था 62 में ही, जब इंडिया से, जब अपन चाइना से हारे, मतलब चाइना से टसल हुआ था ना, कन्फ्लिक्ट हुआ था ना, उसी समय उसी का फायदा उठाकर हमें 65 में पाकिस्तान अटैक किया था। ठीक है, तो वो एक बार 62 याद रख लो, फिर कुछ बड़ा हुआ तो 71 हुआ, फिर तो ये तो प्यारी मैडम जी ये 75 वाला इमरजेंसी लगाई थी, वो तो याद होगा ही। हाँ, अब दो वॉर के बेसिस क्या था, ये एक्सटर्नल वॉर था भाई, इसमें एक्सटर्नल वॉर बेसिस था। तीसरे में इंटरनल डिस्टरबेंस था, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे, कि अपने को लगा था, मतलब प्रोक्लेम किया गया था, और कौन किए थे, तो फारूकुद्दीन अली अहमद किए थे, और प्राइम मिनिस्टर जी का एडवाइस था। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे चलो हम लोग अभी अभी तुमको बता देते हैं। तो जब 1944 आया ना, मतलब सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, 44th अमेंडमेंट, ये तो 42nd, तो 44th अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जो इमरजेंसी रिलेटेड चेंजेस था, मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चेंज तो ये था कि इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाया गया भाई, उस हिसाब से तो तुम किसी को भी इंटरनल डिस्टरबेंस मान लो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया कि देखो बाबू, बात ऐसा है, किसी कभी भी तुम ये इमरजेंसी इमरजेंसी लगा नहीं सकते। सबसे पहला चीज है, इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के हम क्या नाम रखें, कि आर्म्ड रिबेलियन। कि ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को आर्म्ड अगर रिबेलियन हो रहा है, तो भैया ठीक है, आओ मतलब करते हैं, लगाते हैं इमरजेंसी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेगा ना, कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा तुम्हारा ये कैबिनेट रिकमेंड करेगा। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं ना साथ साथ, ये भी चीज देखेंगे क्या, कि एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई से हटा ले, थोड़ा क्लियर करो, साफ सुंदर सा दिखना चाहिए। हाँ, देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे कि इमरजेंसी में क्या क्या, जो 1944 में 1944 में
सॉरी 1944 नहीं, 44th अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें ऐड हुई थी। तो सबसे पहला देखा हमने इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। इसमें प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर का अकेला रिकमेंडेशन की जगह कैबिनेट का रिकमेंडेशन होना चाहिए। फिर 2 महीने में जो अप्रूवल होगा, 1 महीने में अब अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है। और प्रेसिडेंट मतलब ऐसे ही मतलब अपने मन मर्जी से नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें मतलब 44th अमेंडमेंट में ऐड हुई। ठीक है भाई। तो ये सारा चीज है। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट रूल। अब हम देखते हैं आर्टिकल 356 में सबसे पहला हो गया नेशनल इमरजेंसी, हो गया प्रेसिडेंट रूल हो सकता है। इस ये क्या बोलता है कि इट गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर, क्या इम्पोज करने का, ऑन द मतलब इम्पोज करने का रूल ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आदमी कंफ्यूज रहता है कि अगर सिर्फ गवर्नर के कहने से हो जाएगा, क्या नहीं, एडवाइस होना चाहिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, जहां पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करने के लिए नहीं है तो भैया सिंपल है, गवर्नर रूल लगा दो। यूनियन मिनिस्टर सारे काउंसिल को हटा दो और गवर्नर का रिकमेंडेशन ले लो। तो मजाक करें, मतलब ठीक है, ये एक तरीका होता है। पर आपको पढ़ना क्या है, यही चीज। ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कहाँ है? तो प्रोक्लेमेशन आर्टिकल 356 में है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड, मतलब 6 महीने मतलब 356, the constitution stands for 6 month. दिस टाइम फ्रेम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर। ठीक है। हर 6 6 महीने पे बढ़ा सकते हो, सिर्फ 3 साल तक तुम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो बाबू। ये बात है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट एंड दिस डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ऑब्वियसली रिवोकेशन के लिए कोई जरूरत नहीं, प्रेसिडेंट अपने मन मर्जी से हटा सकता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू 44th नाइनटीन, प्रेसिडेंट रूल कैन मतलब ओनली बी एक्सटेंडेड ओवर अ एवरी मतलब ओवर अ ईयर 6 मंथ फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। जब इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे। ठीक है। मतलब एक एक ईयर जो एक्सटेंड करने का क्या क्राइटेरिया है, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि देख बाबू अभी तक यहाँ पर स्टेट में इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता है। दूसरा, देर इज ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट इंडिया और इन्हीं पार्ट में नेशनल इमरजेंसी, इस कारण अभी तुम्हारा हम स्टेट इमरजेंसी हटा नहीं सकते। फिर तीसरा आ जाएगा ना, स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कि भैया अभी देखो हमको कोई चीफ मिनिस्टर मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा दिन तुम लोग आराम से गवर्नेंस रूल में रहो भाई। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। यही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी ये भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कर सकते हैं जब उनको सेटिस्फाई, इफ ही और सी इज सेटिस्फाइड इन द सिचुएशन, हो चुका है जहां पे मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने क्या देखा? प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो भैया आप, जज आपका सेटिस्फैक्शन को बढ़िया से देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और ये कोर्ट्स आपके सेटिस्फैक्शन को बढ़िया से जज करेगा। ठीक है। ये चीज है। उसके बाद देख लो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फ्रीडम, मतलब क्या है, मतलब ये फ्रीडम का हाल है। हाँ। तो गुड सिचुएशन कहाँ कहाँ है, सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन कहाँ है? इंडिया देखो ना, डिफिकल्ट है, रेड कलर का किस में चल रहा है, वेरी सीरियस सिचुएशन है प्रेस फ्रीडम के लिए। और अभी प्रेस फ्रीडम मतलब वो भी आया था इंडेक्स में, इंडिया का रैंक 159 था। छोड़ो, ये सब तो चलते रहता है यार। मतलब इसको तो एग्जाम के लिए बस याद कर लो, अच्छा रहेगा। हाँ, तो उसमें क्या है, उसके बाद अंत में क्या है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स क्या क्या है, जो आप देख सकते हो। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से जो कौन निकालता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो निकालता है, जिसमें इंडिया अभी 159 पोजीशन पे आया है 180 कंट्री में। ठीक है। पहले कहाँ था, 161। तो चलो 161 से भैया 159 तक तो पहुंचा। और इसी तरह उम्मीद करते हैं 100 पार करके इंडिया में एक दिन ऐसा फ्रीडम आए कि हम रैंक 1 पर आए। पर पता नहीं है अभी पॉसिबल है या नहीं। ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये भी टॉपिक हो गया भाई। तो और लक्ष्मीकांत में इसको और बढ़िया से यार आप आज रिवाइज कर लो, अभी जब इसको देखोगे ना, जो जो छोटा छोटा डाउट्स है उसको रिवाइज कर लो। अभी देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है तुम्हारा नोटा वोटा। ठीक है, करते हैं, क्या दिक्कत है। एथिक्स है, एथिक्स है, एथिक्स है, एथिक्स है, एथिक्स है। चलो, आओ वापस। क्या है अपना अगला टॉपिक? आजा भाई आजा। हाँ, तो अपना अगला टॉपिक है कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है। तो 2024 में जनरल इलेक्शन ब्रॉट बैक द कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है। अब हम लोग को देखना है ना कि ये 400 पार तो हो नहीं पाया।
उल्टा कोलिशन बनाना पड़ा अभी। तो हम लोग देखते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स क्या चीज हो रहा है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी कोऑपरेट टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कब होता है? जब नो सिंगल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलता है। समझ गए? अब प्रीलिम्स के लिए याद रखो, तो सबसे पहला भारत में कब हुआ था? तो 1977 पार्टी जब आया था सरकार में। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है। उसके बाद है लेटर ऑन 1980s में हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट का चलन ज्यादा चलने लगा। फिर तो अपना वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, जनता पार्टी फॉर्म हुआ था, तो थर्ड फ्रंट की तरह ये लोग मतलब बढ़िया चल रहा था यार। उसके बाद से कोलिशन पे सरकार आने लगा, जो तुम फिर उसके बाद जो यूपीए एनडीए सब ये सब कोलिशन वाले ही भाई लोग हैं। ठीक है। बोलो चलो आओ मिलो, चलो मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है। तो ये सरकार सरकार खेलना ये कोलिशन के बाद शुरू हुआ। ठीक है। तो वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? या तो प्री पोल अलायंस कर लो, इंडिया अलायंस पहले ही डिसाइड हो गया 7 चुनाव लड़ेंगे। ओके। पोस्ट पोल कर लो कि चुनाव जीत गए हैं, तो चलो सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, चलो छोटे छोटे लोग सब चलो आ जाओ, एक पार्टी बनाते हैं और एक अपने बीच से प्राइम मिनिस्टर लाते हैं। और एक आउटसाइड सपोर्ट, नॉट एक्सपेक्टिंग। अब कोई सपोर्ट कर दिया, ठीक है, इतने एमपी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, मतलब तुम्हारा जब भी तुम कोई विप विप लाओ, मतलब कोई भी चीज लाओगे तो हम तुमको सपोर्ट कर दे रहे, पर हमको कोई एमपी वेमपी मत बनाओ। ठीक है। कोई बिल विल लाओगे, चलो हम तुम्हारा सपोर्ट कर दे रहे भाई। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है मेंस के लिए। तो अपना प्यारा मेंस के लिए अपन क्या है, ऑब्वियसली देखना है एक बार क्या होता है, मतलब कोलिशन से क्या प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव्स अपन देख लेते हैं। तो एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सिंपल ऐसे तुम बोल दोगे ना, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये तो पता ही है। मेंस में एग्जामिनर क्या देखता है ना, तुम्हारा जो इवेल्युएटर है तुम्हारा डाइवर्स थिंकिंग देखेगा, तुम किस तरह से जो लाइव एग्जाम्पल दुनिया में ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे उसको किताब पर लिख देते हो, वो जज करता है। ठीक है भैया। तो तुमको लिखना है, जैसे यूपीए में, यूपीए सरकार 2004 से 14 के बीच कोलिशन किया था, तो सारा पार्टी डीएमके, आरजेडी, लेफ्ट वेफ्ट सब लोग एक साथ था, तो सबको रिप्रेजेंटेशन मिला था। ठीक है। अपने लालू जी बन गए थे रेल मंत्री, ये सब 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 सबको रिप्रेजेंटेशन मिला था, आ जाओ चलो सबको, सबको मंत्रालय घुमाते हैं, सबको दिल्ली घुमाते हैं। ठीक है। इंक्लूसिविटी इन डिसीजन मेकिंग। देखो भैया, सिंपल है कि अगर तुम कोलिशन बना रहे तो हर इंसान को सुना जाएगा। ठीक है। चाहे देश में कुछ हो जाए, पर कोलिशन पार्टी नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे जनता नाराज हो जाए, अपना कोलिशन वाला बंदा नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देवेगौड़ा लेड कोलिशन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ड्रीम बजट दैट रिड्यूस ओवरऑल टैक्सेस टू अटेम्प्ट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ठीक है। मतलब इंक्लूसिव, ये एक एग्जांपल है इंक्लूसिविटी के लिए। अच्छा चीज भी होता है कि एक ड्रीम बजट लाया कि जिसमें से मतलब इनइक्वालिटी के लिए, मतलब क्योंकि सारे पार्टी है ना, तो सबका देखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 2014 से 2004 से 14 तक 6.8% ग्रोथ रेट हुआ था। ठीक है। इंक्रीज मतलब फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ इन द हिस्ट्री, ये बोला जाता है कि ये जो ग्रोथ रेट था ना, जस्ट बिकॉज कोलिशन था। आप कोलिशन के सपोर्ट में ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स हो जाता है। एनडीए 1999 2000 बिल्ड कंसेंसस ऑन इशू लाइक फॉरेन पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआरबीएम लॉज। ठीक है। तो कंसेंसस भी देखा जाता है। ठीक है। तो अब कोलिशन पार्टी का एक प्रीलिम्स के लिए और एक जनरल अवेयरनेस भी होना चाहिए, देश के नागरिक को तो भाई पता तो रहे कि कब कब कोलिशन फॉर्म हुआ है। तो 77 79 में देखा अभी हमने, जनता पार्टी मोरारजी देसाई आए। 79 80 में भारतीय क्रांति दल चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह आए। ठीक है। चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद है नेशनल फ्रंट में वीपी सिंह को लाया गया, फिर जनता दल आया, उसमें चंद्रशेखर बाबू को बनाया गया, बलिया के लाल। यूनाइटेड फ्रंट एचडी देवेगौड़ा जी आए, फिर इनका भी सरकार गिरा। अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर उसके बाद वापस से मनमोहन बाबू आ गए। ठीक है। क्लियर है? चेक। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट और टू रीजनल इश्यूज। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है ना, डीएमके इन द यूपीए गवर्नमेंट इंश्योर्ड द इशू ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इन हर्ड एंड प्रायोरिटाइज। ठीक है। तो जब सरकार बनाने का बात आया ना, जब इधर तुम्हारे नरसिम्हा राव को सपोर्ट करना, या फिर इस समय जब बात चलने लगी ना, जब चंद्रशेखर को सपोर्ट करने की बात हो रही थी, तब सीन ऐसा हुआ ना कि जयललिता उधर से सपोर्ट करके कहती है कि ठीक है भैया,
हम सपोर्ट करें सरकार बनाने में। तो बेसिकली तो तुम उनकी बातों को भी सुनोगे यार, जब डीएमके तो को सपोर्ट कर रहा है, तो जो उनका रीजनल मुद्दा है कि तमिलियंस के लिए, बिल्कुल तुम किसी झारखंड के पार्टी से सपोर्ट लोगे तो जो उनका रीजनल मुद्दा होगा, सपोज सरना रिलीजन को भाई मान्यता दिलवाना है, तो तुमको वो सब सुनना ही पड़ेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस भी आता है, ये एक पार्टी मतलब वो नहीं कर सकता। जनता पार्टी गवर्नमेंट एंडेड डेस्पोटिक रूल वेयर ओनली वन कांग्रेस पार्टी वुड बी इन मेजोरिटी, ऑब्वियसली चेक्स एंड बैलेंसेस आया कांग्रेस के बाद। डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ स्टेबिलिटी, एग्जाम्पल कोट करो। देखो ये सब सबको पता है। देखो जो भी तुम मतलब ऑब्वियसली यार, यूपीएससी या फिर जो भी ह्यूमैनिटीज के आंसर ना यार जेनरिक होते हैं, मतलब लोग कॉमन सेंस से भी उसको समझ जाते हैं कि अगर कोलिशन बना है तो अनबन होगा सरकार में। ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप पेपर में लैक ऑफ स्टेबिलिटी लिख दे रहे हो, बड़ी बात। और एक आपको मतलब प्रबल एडमिनिस्ट्रेटर तब बोला जाएगा, आप तब बनोगे जब आप एग्जाम्पल्स कोट कर दोगे। देखो सबको पता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी, पर आप साथ साथ क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो कि कांग्रेस जब 1909 और 2004 में आई, कांग्रेस लेड यूपीए was the first coalition since 1970s that completed 5 year terms। तुम एग्जाम्पल दे रहे हो कि सर इतना साल से अभी हम लोग कोलिशन कोलिशन सुन रहे हैं 1977 से मोरारजी देसाई, पर 1999 से 2030 से 5 साल तक पहला स्टेबल हुआ। तो समझो 20-22 साल बस सरकार बदलती थी शाम तक। कुछ एक तो जैसे ये अजीत सिंह सो शपथ नहीं ले पाए थे भाई, वो शपथ नहीं ले पाए थे वहां जाके, और उससे पहले उनको वापस उतरना पड़ गया था। तो ऐसा होता है कोलिशन में, वीक लीडरशिप, ऑब्वियसली वीक लीडरशिप रहता है। अब भाई इसका एग्जांपल तुमको पता ही है। उसके बाद कंफ्लिक्ट रिगार्डिंग वेरिड इंटरेस्ट, ऑब्वियसली अब तुम लेफ्ट पार्टी को भी एक साथ बैठा रहे हो, साथ साथ हर एक तरह की पार्टी को बैठा रहे हो, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर सब बैठे हैं, तो विचारधारा सबका अलग है, तो ऑब्वियसली दिक्कत होगा ही। अब तो द प्रेजेंट कोलिशन गवर्नमेंट इज फेसिंग चैलेंजेस विद द डिमांड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, अब बिहार बोल रहा है कि हमको दो, तो अब चलो दिक्कत होगा। इवेजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड टू फेलियर 2G स्पेक्ट्रम, जब भी कोलिशन वोलिशन बनता है ना भाई, तो देखो कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, जिसमें आता है करप्शन होता है दबाकर। उसके बाद डिले इन डिसीजन मेकिंग, पता ही है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2008 में वाज अफेक्टेड ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब लेफ्ट उस समय बोल रहा था कि भैया कैसे तुम यूएसए से बात कर रहे हो बाबू, क्या कारण है बताओ, यूएसए से क्यों बात कर रहे हो, कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो जिसके कारण अच्छा अच्छा डील था वो हाथ से चला गया। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का अर्थ है कि ये कहीं भी होगा, ये अभी भी अगर फॉर्म होगा तो अभी के पार्टी कुछ और बोलेंगे, तो ये बात है कि डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका कि इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ द कोलिशन बाय इट्स ओन मेंबर। ठीक है, जो लीडर मतलब वे फॉरवर्ड है कि जो भी लीडर हो कोलिशन का अपने आदमी, जब कौन सी कमिटी क्या बोला था, सजेस्टेड दैट सिलेक्टिंग द लीडर ऑफ पार्टी विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ टू हेड द कोलिशन। ठीक है, ऑब्वियसली समझ गए। यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, नॉन पार्टीशन, नीति आयोग इन नेशनल पॉलिसी फॉर्मेशन दैट ट्रांसेंड्स कोलिशन मतलब ज्यादा यार इन सब ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा दो हिम्मत की। ठीक है भैया तुम लोग पॉलिसी वॉलिसी बनाओ। कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स फॉर इंस्टांस होना चाहिए। सरकारी कमीशन फाउंड दैट द प्रॉब्लम इन इंडियन फेडरलिज्म केम फ्रॉम द लैक ऑफ कंसल्टेशन एंड डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यार इन सब की दिक्कतें होती है, इस कारण मतलब अनबन बना रहता है सेंट्रल स्टेट में। ऑब्वियसली अभी हम कुछ साल में देख रहे हैं कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में। जस्टिस एम एन, अभी हम वेंकट छलिया कमीशन रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा था, क्या हाईलाइट किया था, दैट ओनली अ गवर्नमेंट विथ 50+% वोट शेयर वुड हैव द नेसेसरी लेजिटिमेसी टू गवर्न एज इट वुड बी रिफ्लेक्टिंग द रियल मेजोरिटी। तो वेंकट चलिया बोले थे कि देखो बाबू जिनका 50, ऑब्वियसली अब किसी को 10% मिला है, किसी को 20% मिला है, किसी को 30% मिला है, किसी को 10, तो तुम मिला के तो 60% बना दोगे। पर तुम खुद सोचो कि अगर मेरे स्टेट से कोई सपोज एक्स पार्टी का बंदा खड़ा था और उसको कोई वोट नहीं किया, सिर्फ 100 में से 10 जन उसको वोट किए, पर ओवरऑल उसका पार्टी अच्छा ले आया, तो वो सरकार में आ जाएगा। तो यार जस्टिस नहीं होगा ना ये। तो एंड में क्या है, द कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया डिस्पाइट देयर चैलेंजेस हैव हिस्टोरिकली ड्रिवन significant reforms and balanced diverse interests contributing to robust economic and social progress। ये लास्ट में बैलेंस्ड आंसर, बी अ ब्यूरोक्रेट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल है जो पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स के लिए रहता है इलेक्शन के समय, उसको उनको
वो करने के लिए। और ये इवॉल्व विद द कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू अबाइड बाई, सारा पॉलिटिकल पार्टी एक दिन उठा और बोला कि चलो भैया हम एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। अब कहाँ से आया? सबसे पहला कोई भी ऐसा चीज है तो सबसे पहले उसका ओरिजिनेशन को हम लोग देखते हैं कहाँ से आता है। तो सबसे पहले केरला असेंबली इलेक्शन में 1960 में ये सबसे पहली बार आया था। उसके बाद है रिसीव्ड जुडिशियल रिकॉग्निशन इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह जलाल एंड अदर्स केस 2001, वेयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीसी वुड कम इनटू फोर्स द मोमेंट द इलेक्शन कमीशन इश्यूज द प्रेस रिलीज एंड रिमेन्स इन फोर्स अंटिल अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि कितने दिन तक हो सकता है। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ और रिजल्ट आया, बीच में सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भी, जिसको हम आचार संहिता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। अब क्वेश्चन यही प्रीलिम्स यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, क्या स्टैट्यूटरी बैकिंग है? तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भैया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इतना नाम है, पर नहीं भैया, उसका सिर्फ नाम है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। ठीक है, लॉ में इन्फोर्स नहीं हो सकता है। ईसीआई कैन इशू अ नोटिस टू अ पॉलिटिशियन और अ पार्टी फॉर एन एलिज ब्रीच ऑफ एमसीसी इधर ऑन इट्स ओन और बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट बाय अनदर पार्टी और इंडिविजुअल। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है? यूज मोरल सैंक्शनर सेंसर फॉर इट्स इन्फोर्समेंट, मतलब एक तरह से मानसिक रूप से ये जजमेंट लेने का चीज है, और कोई नहीं है। एक्ट दैट, इसका मतलब ये भी आएगा फ्यूचर में, मतलब वे फॉरवर्ड में हम ये भी लिखेंगे ना कि देख बाबू इसको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग वैकिंग दो, एक अच्छे से लेकर आओ। एड एक्ट दैट एड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमसीसी। तो ऐसा नहीं है, आरओपीओ 1950 आरपीए 1951 के तहत में सेक्शन 8 जो है डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, जिसमें से अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हो तो भी आप मतलब अंदर चले जाओगे, ये बात है, मतलब आपका इलेक्शन रिजल्ट को फर्क पड़ेगा। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एमसीसी आर मेंशन्ड इन द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट। अब ऐसा नहीं है कि एमसीसी में, मतलब देखो एमसीसी में कुछ कुछ चीजें तुमको नहीं करनी है तो तुमको सजा होगा, तो ऐसा नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग उस एक पर्टिकुलर चीज को नहीं मिला है तो मतलब उसके अंदर का सारा चीज निरर्थक है, नहीं। आईपीसीसी आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो, जैसे अब धर्म को तुम इन्वोक नहीं कर सकते किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, किसी भी रिलीजियस प्लेस से तुम इलेक्शन का प्रचार नहीं करवा सकते। ठीक है, धर्म को यूज नहीं कर सकते तुम रिलीजियस प्रचार में। तो ये एमसीसी के तहत अलग से कोई सजा नहीं है, बट हाँ ये सजा है, ये सजा है। ये सजा कहाँ आता है? तुम्हारा आईपीसीसी सीआरपी, इसमें मतलब है, सजा मिल जाएगा तुमको। आरपीए, ये स्पेशली आरपीए के अंदर आ जाता है। ठीक है, कि धर्म वरम यूज नहीं करोगे। ठीक, अब भैया प्रोविजन क्या है? हम लोग को देखना है कि प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो इन्वोकिंग कम्युनल फीलिंग एंड यूजिंग कास्ट टू अट्रैक्ट वोट्स और क्रिटिसाइजिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स एंड इंटिमेटिंग वोटर्स आर प्रोहिबिटेड, इसको रोका जाता है। सिर्फ ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल जिसके पास पास है ईसीआई द्वारा, उसी को बूथ वूथ में एंटर करने दिया जाएगा। पार्टी को इन्फॉर्म करना है लोकल पुलिस अथॉरिटी ऑफ द वेन्यू एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। मीटिंग मीटिंग बताओ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच पुलिस को पता रहना चाहिए कहाँ मीटिंग है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से जरूरी है। तो कोई भी अगर कैरिंग एंड बर्निंग, मतलब कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद है पार्टी इन पावर मस्ट नॉट कंबाइन ऑफिशियल विजिट्स विद इलेक्शन वर्क और यूज ऑफिशियल, और ये तो पता ही होगा यार, ऑफिशियल व्हीकल तुम यूज नहीं कर सकते। अब बीजेपी का सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूज कर रहे हो। उसके बाद है द एडवर्टीजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर और यूजिंग ऑफिशियल मीडिया फॉर इज प्रोहिबिटेड। ऑब्वियसली यार, अब तुम सरकार हमारा पैसा लेके अब तुम जाके ये नहीं, अपना इलेक्शन प्रचार नहीं कर सकते, अपने पार्टी का फंड यूज करो भैया। एडेड इन 2013 these guidelines prohibit parties for making promises that exert an undue influence on voters। ठीक है, मतलब फालतू प्रॉमिस मत करो ना कि अब टीवी बांट देंगे, अब तो फलाना चीज तुमको दे देंगे इलेक्शन समय, हमारा हमको जीत जाने दो, मतलब हर एस्पिरेंट को हम 2 नंबर एक्स्ट्रा देंगे प्रीलिम्स में। ये सब फालतू बातें मत करो। ठीक है, नहीं तो एमसीसी के अंडर तुम पे सजा होगी। मेंस फेड क्या है? तो पहले तो ये फोटो देखो, ये प्यारा फोटो के अंदर क्या है? ठीक है, ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। To foster political discourse which inspire rather divide,
इशू बेस्ड कैंपेनिंग होना चाहिए, नो हेट स्पीचेस, नो कास्ट और रिलीजियस अपील, नो क्रिटिसिज्म, प्राइवेट लाइफ पे मत जाओ किसी का कि फलाना तो ये किया, फलाना तो वो किया, वो सब नहीं करना है। पैटर्न ऑफ पास्ट एमसीसी वायलेट्स टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर सिविलाइज कैंपेनिंग, ठीक है। उसके बाद है टू रिफ्रेन फ्रॉम अनवेरिफाइड एंड मिसलीडिंग एड्स, ठीक है। नो नो masquerading of advertisement as news, ठीक है। restraints of social media post vilifying insulting rivals, responsibility of star campaigners to maintain decorum। देख भाई, ये सब चीज तुमको समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल है यार, सिंपल टू अंडरस्टैंड चीजें हैं। मेंस फेड, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोड, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोड क्या है, फेयर और फ्री इलेक्शन हो। क्योंकि देखो जब तुम मेंस में आंसर लिखोगे तो तुमको जानना होगा ना भाई कि क्या एमसीसी का फायदा क्या है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन होगा, लेवल प्लेइंग, लेवल, ये एक सेकेंड भाई, ये हर बार का इशू है यार। हाँ, ये लेवल, हाँ अच्छा वो वापस है। लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सबको ठीक है। ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी होगा, कैंपेनिंग रिलेटेड पीपल्स वेलफेयर रेदर इग्नोरिंग हेट्रेड एंड एनिमिटी, ठीक है। कैंपेनिंग होगा पीपल वेलफेयर के लिए, ये चीज है। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस होगा। उसके बाद इशू क्या क्या है, तो लीगैलिटी ऑफ, सबसे बड़ा इशू तो पता ही है ना, देखो लीगैलिटी ऑफ एमसीसी। अब देखो क्या एमसीसी को लीगल करना चाहिए, तो इसका एक प्लस पॉइंट होगा, एक नेगेटिव, कुछ नेगेटिव्स होंगे। मतलब सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे, सिंपल समझो तो। सपोर्ट में क्या क्या स्टेटमेंट आता है कि सपोर्टिंग कि इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट, द स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक रिमांड्स लॉ एंड जस्टिस 2013 सजेस्टेड दैट द एमसीसी लीगली बाइंडिंग इज as most of the provision of MCC are already contained in various laws and therefore enforceable, ठीक है। time constraint in appeal mechanism, decision can be challenged only after the announcement of election result, ठीक है। उसके बाद है the delayed responses dilute the impact of penalties and diminish public confidence in the credibility of, ठीक है। इसी moral sanctions credibility not sufficient to cater the need of the largest democracy of the world as indicated by Goswami Committee on Electoral Reforms, applicability in 2006 27% quota of OBC in central government funded educational institution was introduced even though MCC was in force in 5 states, ठीक है। इन सब चीज के लिए भैया लीगल करो। अपोजिंग मतलब लीगल करने का पता चल गया ना, इन सब चक्करों के कारण भैया इसको लीगल कर दो। अब अपोजिंग क्या है, टाइमली इलेक्शन, मेकिंग इट लीगल विल गिव द डिसीजन मेकिंग पावर टू जुडिशरी। अब देखो अगर लीगल कर दिए ना, तो एमसीसी के तहत अगर कंप्लेन हो गया तो प्रॉपर जज वज बैठेगा, न्याय होगा, तो भैया हो गया, फिर तो इलेक्शन बढ़ गया, टाइम बढ़ जाएगा, वो बेसिकली ये एक दलील है। नीडलेस लिटिगेशंस, तो हर छोटा छोटा बात पे कोर्ट लोग चला जाएगा, कुछ भी कंप्लेन कर देगा, तो ये भी सरकार को मतलब पॉलिसी मेकर्स इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ ईसीआई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ ईसीआई, द 300 आर्टिकल 324 के तहत ईसी के पास पावर है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है सुपरवाइज करने का इलेक्शन में, ठीक है। जस्टिस कृष्णा अय्यर क्या सजेस्ट किए हैं, ये मतलब ये सजेस्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस 16A द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर गिव्स ईसी द पावर टू सस्पेंड और विड्रॉ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब बोलने का अर्थ है कि भैया ईसी वो काम कर रहा है, ठीक है, करने दो उसको लीगल बैकिंग। मोस्ट ऑफ द सीरियस वायलेशन तो तुम हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में कवर हो जाता है, तो एक स्पेशल से अलग से तुम लाकर मतलब एक तरह से बर्डन कर दोगे, ओवर बर्डन कर रहे हो प्रोसेस को, ये दलील दिया जाता है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड क्या है अपना प्यारा वे फॉरवर्ड है, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं यार, मोनोटोनस हो जा रहा है भाई, ये थोड़ा चमकीला सा देखते हैं, मजा आएगा। चलो, इलेक्शन स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, पहले तो यार जो है तुम्हारे पास आरओपीए 1951 है, सीआरपीसी, इन सबको बड़ा चीज करो यार, इसको पावर दो। टेक्निकल स्क्रूटनी करो, टेक्नोलॉजी बेस्ड करो, जैसे ईसीआई अभी सी विजिल ऐप लाया, ठीक है, उसी तरह से मतलब कुछ कुछ एप्स वैप्स लाओ,
social media norms, law, WhatsApp, Facebook, which are used by to influence opinion on day of election. The certain voluntary code of ethics for social media should also be usually proactive, मतलब यूज कि भैया कुछ उन लोग के लिए भी होना चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए कि तुरंत जो जितना भी एमसीसी वायलेशन वाला मैटर है उसको खत्म करें। इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई, ईसीआई को और इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो खुले में जाके भैया अपना डिसीजन ले सके। न्यूट्रलिटी ऑन पार्ट ऑफ ईसीआई, ईसीआई मतलब एमसीसी वाला जितना भी केस है उसको न्यूट्रल तरीके से जज करे। देयरफॉर एमसीसी इज एसेंशियल सेफगार्डिंग द एसेंस एंड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इन इंडिया। समझ गए, लिख लोगे यार। क्या है टॉपिक को हम लोग ने शुरू करा, एमसीसी को प्रीलिम्स में कहाँ से आया, क्यों आया, ये हम लोग समझे। प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ एथिक, प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या क्या प्रोविजन है वो समझे। फिर उसके अंदर फिर मेंस फेड में क्या है उसका इंपॉर्टेंस है वो समझे। इशू समझ लिए, इशू लीगैलिटी क्यों नहीं, आर्ग्यूमेंट सपोर्ट मतलब अगेंस्ट और सपोर्ट में देख लिए, लीगैलिटी क्यों करना चाहिए, वे फॉरवर्ड भी समझ गए। ठीक है, अपना ये चीज ये टॉपिक होता है डन। अब आता है नोटा। प्यारा चीज है। अभी क्या दिखा कि 18 लोकसभा इलेक्शन में इंदौर में देखा ना कि 2 लाख से ज्यादा नोटा वोट पड़ गया। तो अब नोटा आ गया चर्चा में। ठीक है, तो जिस तरह से नोटबंदी 2016 में हुआ था तो उसी तरह से नोटबंदी और नोटा याद कर लो कि 2014 इलेक्शन के बाद ही हुआ है। ठीक है, कब हुआ है फर्स्ट टाइम नोटा कब आया, तो यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013 असेंबली इलेक्शन। छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली यहाँ पे हुआ। पर जनरल इलेक्शन कब, तो 2014, जिस साल नोटबंदी उसी साल नोटा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। उसके बाद इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ईवीएम फॉलोइंग द 2013 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव इन द पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, कब हुआ था, तो समझ में आ गया नोटा। अब देखते हैं कि नोटा ऑप्शन इज मेंट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड डायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉट फॉर पोल्स हेल्ड बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल। अब कहाँ एप्लीकेबल है नोटा, तो जहां पे समझ में आ गया ना कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है और फिर हम लोग ऐसे वोट कर रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन, वहीं पे नोटा का यूज हो सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो पहले ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रायोरिटी वाइज वोटिंग करते हो तुम, तो वहां पे नोटा कहाँ से लाओगे। फिर है नोटा वोट्स आर काउंटेड बट कंसिडर इनवैलिड। ठीक है, नोटा वोट्स को फिर काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, वही अभी डिबेट का मुद्दा है, मेंस में हम लोग वही पढ़ेंगे कि नोटा को काउंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट जो एस्पायरेंट एस्पिरेंट है उसको ये बात पता रहना चाहिए, उसके दिमाग में ओपिनियन बना रहना चाहिए क्या नोटा आना चाहिए। क्योंकि नोटा ऐसे समझो ना, नोटा क्या है, नोटा वही है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब इनमें से किसी को भी, मतलब हमारे 5 कैंडिडेट खड़े हुए, 1 2 3 4 5, मतलब चलो 1 2 3 4 5, 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब पांचों के जगह हम ना 40% लोग इसी को सपोर्ट कर दिया और कोई इसको 10% किया, कोई इसको 30% किया, ऐसे कर करके कोई इसको 20% किया। ठीक है, तो और इसको 2% कर दिया। तो बोलने का मतलब इसमें तो जिसको सबसे ज्यादा मिला है जीत तो वो जाएगा ही भैया, जीतेगा तो वही जिसको ज्यादा बुला है, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट, अभी जो सिस्टम है। पर इशू क्या है समझ गया, इशू तो तुम्हारा क्या आ रहा है कि नोटा जो 40% लोग जो बोल दिया है कि हम किसी को भी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं को भी तो तुमको वैल्यू देना पड़ेगा ना। अब तुमको देखो लोकसभा इलेक्शन 2014 में नोटा अच्छे मात्रा में लोग ने नोटा का यूज किया। तो ऐसे 10 स्टेट, 10 सीट जहाँ पे नोटा का नंबर बहुत ज्यादा था, जैसे गोपालगंज, झंझारपुर, हाजीपुर, अब इसमें पढ़ लो ये सारे स्टेट हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा हो गया था, दाहोद, बस्तर, ये सारी चीज ये जगह हुआ। तो अब एक डिबेट आ जाता है, अब चलो इसको हम लोग को पढ़ने की जरूरत है कि नोटा क्या आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग नोटा, क्या सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट क्या है कि राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए भैया, हमारे पास सिटीजन के पास एक डिसेंट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यही है ना कि हमको भैया पांचों में से कोई नहीं पसंद है, ये भी तो कह सकते हैं। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में जरूरी है पॉलिटिकल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए। एग्जांपल यूथ ग्रुप इन तमिलनाडु कैंपेन फॉर नोटा एज अ प्रोटेस्ट वोट अगेंस्ट करप्शन। भाई अपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब सपोज 5 कैंडिडेट में कोई पसंद नहीं आया, हमको इलेक्शन पसंद नहीं आ रहा, हम कैसे बताएंगे, इसी तरीके से बताएंगे, किसी में इनमें से कोई नहीं को वोट करके। Increase voting percentage motivates citizen to cast no vote in case of disapproval rather than giving up the right to do so। ठीक है, हाँ अगर तुम इसको वो कर देते हो ना, अभी क्या हो रहा है ना कि पता है नोटा भी दबाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं, तो दिक्कत होगा।
मतलब लोग सोचे क्यों ही वोट करें। अगर नोटा को मिल गया भैया पावर की, ठीक है, नोटा मतलब कुछ होता है, तो लोग को लगेगा हाँ इनमें से हम पांच में से कोई नहीं पसंद आया तो मेरी बात को सुनी जा रही है, ठीक है। अपोजिंग क्या है, तो वैलिडिटी, द वोट्स आर काउंटेड बट आर नॉट वैलिड, द वन विद सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द इलेक्शन। ये हो रहा है आज के समय। द राइट इन लेटर बट नॉट स्पिरिट डज नॉट अफेक्ट आउटकम, पता है इससे कोई फायदा नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, ग्रास रूट लेवल ट्राइबल एरिया में पता ही नहीं है नोटा क्या है। माइट गिव राइज टू डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ठीक है, इन फेवर ऑफ सर्टेन कास्ट रिलीजन, हो सकता है यार नोटा। टाइम एंड मनी कंस्ट्रेंट इन फ्री इलेक्शन, अगर हाँ सपोज नोटा बढ़ गया तो अब फिर 40% या 50% नोटा हो गया, तो फिर वहाँ इलेक्शन करवाओ, खर्चा होगा, नया नया कैंडिडेट लाओ, नया हर एक पार्टी फिर अपना कैंडिडेट वो कर रहा है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है वहां पे। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड तो अपने को लिखना है दोनों प्लस माइनस देखते हुए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बारिंग कैंडिडेट सिक्योरिंग नोटा वोट्स फ्रॉम इमीडिएट री इलेक्शन एज सजेस्टेड बाय एसोसिएशन ऑफ एडीआर, पहले बोला है कैंडिडेट्स हटाओ, वहां पे कैंडिडेट तो को चढ़ो जहां पे नोटा बढ़ गया है। दूसरा, रिस्पेक्टिंग पीपल्स मैंडेट, फॉर इंस्टेंस द महाराष्ट्र इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन 2018 इशूड एन ऑर्डर दैट इफ नोटा रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रेश इलेक्शन होगा। तो बहुत प्यारा डिसीजन है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन याद कर लो किसका चुनाव करवाता है, तो हमारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का चुनाव यही करवाता है, ठीक है। तो वो लोग ने बहुत प्यारा डिसीजन लिया कि अगर किसी को भैया देखो नोटा, तुम्हारे क्षेत्र में नोटा को ज्यादा वोट मिला तो री इलेक्शन करवाएंगे। कॉस्ट ऑफ री इलेक्शन, हाँ ये बोल दो कि कॉस्ट ऑफ जो री इलेक्शन होगा ना, तुम इतने मतलब निकम्मे कैंडिडेट्स को लाए कि लोग को पसंद नहीं आया, तो ठीक है, अब पूरे पार्टी पे डिपेंड करता है। अब तुम लोग भैया देखो अपने पार्टी फंड से इलेक्शन करवा लो, हम मेरे तरफ से 1 रुपया नहीं जाएगा, ईसीआई लोग ये बोल दे। अवेयरनेस ड्राइव थ्रू ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, इतने सारे प्लेटफॉर्म है यार, एजुकेटेड पीपल हैं, उनको बोलो जा जाके गांव में नोटा के बारे में बताएं लोगों को कि भैया जरूरी नहीं है 5 कैंडिडेट है तो 5 में कोई वोट करें, आप छठा को वोट करें और आपकी बात को सुनी जाएगी, बेसिकली ये होना चाहिए, ठीक है। अब अपना प्यारा स्पीकर, ठीक है, इसको तो हम बहुत चाव से पढ़ते हैं। स्पीकर टॉपिक अभी बहुत ज्यादा इसमें चला है, क्या बोलते हैं, न्यूज में रहा है। तो हम लोग हमारे प्यारे स्पीकर को पढ़ते हैं, देखते हैं स्पीकर क्या है। हाँ, इलेक्शन ऑफ स्पीकर इन द 18th लोकसभा प्रीलिम्स फेड है। आर्टिकल 94 प्रोवाइड्स इलेक्शन फॉर बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है भैया, समझ में आ गया कि आर्टिकल 94 में होता है इन दोनों का इलेक्शन। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है, सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पीकर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द लोकसभा, ये तो पता ही है। उसके बाद है डेट ऑफ इलेक्शन, कौन फिक्स करता है, तो प्रेसिडेंट फिक्स करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कोई ओथ नहीं लेता है, जो एमपी का ओथ है ना, तो डज नॉट टेक ओथ, एमपी का ओथ ही है वो मतलब वैलिड होगा। तो ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद है मोशन फॉर रिमूवल ऑफ लोकसभा का स्पीकर हटाने के लिए, मतलब उसको क्या लगेगा, 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और उस मोशन को इफेक्टिव मेजोरिटी होता है टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, अगर 545 सीट्स है, और टोटल मेंबरशिप और वैकेंट अगर सपोज 10 सीट वैकेंट है, तो 535 का इंटू हाफ कर दो। अब भैया सी सेट वाले यार इसका हाफ निकालो और उतना ही सीट्स चाहिए होगा, ठीक है। हाफ करो ना, 34 का आधा 17 और 500 का आधा 250, 250 में 34 जोड़ो, 250 में 17 जोड़ो, कितना होगा, 267, 67 टू 267 ऐसे आसपास सीट वीट चाहिए, ठीक है, इस केस में हटाने के लिए। उसके बाद है द स्पीकर इज प्लेस्ड अलोंग विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये भी पूछता है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में स्पीकर और सीजीआई को एक जगह, शायद एक बार ही चेक कर लेना, 7th नंबर पे होते हैं क्या ये, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। उसके बाद है ओनली फॉर इंस्टेंस, हाँ अब ये न्यूज में क्यों आया था मैं तुमको थोड़ा ये बता दे रहा हूँ, पहले ये लाइन पढ़ लेते। यूजुअली द कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये कन्वेंशन चलता था कि रूलिंग का ही स्पीकर, पर ना 4 बार, पर जब कोलिशन वोलिशन हो जाता है ना, तो थोड़ा चांसेस हो जाता है सामने वाले को। तो के सुरेश करके शायद वो अपोजिशन में थे, मतलब जो इंडिया अलायंस जिनको लड़वाया था स्पीकर के लिए, और इधर से अपने ओम बिरला साहब लड़े थे। तो 3 ही बार हुआ, अभी तक 3 बार हुआ था, ये चौथा बार हो गया जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ। तो सबसे पहला स्टार्टिंग में 1952 में हुआ, फिर 1967 में हुआ, ठीक है, जब पहली बार कांग्रेस का टूटा था, जब मतलब कांग्रेस को पूरी तरह से वोट नहीं मिली थी। फिर उसके बाद 1976 में है, इधर भी ऐसा कुछ था, और अब 2019 में, ठीक है। तो
4 बारी ऐसा हो चुका है भाइयों और बहनों, ठीक है। तो इसीलिए अब स्पीकर, अब यार स्पीकर पैंडोरा बॉक्स की तरह है, अगर तुम उसके मुद्दे स्पीकर टॉपिक खोल चुके हो तो फिर हर चीज पढ़ लो उसके बारे में। मेन स्वेड क्या है, रिलेवेंस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर क्या होता है, प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस होता है, उसका काम पता है, मीडिएट डिबेट डिस्कशन, कोई भी फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाउस होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है स्पीकर के पास, मनी बिल वही डिक्लेयर करेगा, आर्टिकल 110 में एंटी डिफेक्शन, जो 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन वही डिसाइड करेगा। मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, भैया इसी का काम है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री, पता है ना, इंडियन पार्लियामेंट्री आईपीजी, और मतलब इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री होता है ना यूनियन, उसमें भी जो अपने स्पीकर में इन्हीं को भेजा जाता है कि जाओ भैया बैठो। सुपरवाइजरी रोल होता है, अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, लोकसभा का कमेटी का चेयरमैन यही लाता है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है तो स्पीकर, ये जो, हाँ ये नहीं, अगला पॉइंट तो है ही भाई, लिखा ही है। हेड ऑफ इंपॉर्टेंट कमिटीज, जो भी द स्पीकर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी, जनरल पर्पस, बेसिकली रूल अब मॉनिटर की तरह होता है क्लास का। तो तुमको जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगे ना किसी भी कमेटी को लेकर, तो देखो बिजनेस एडवाइजरी ऑब्वियसली क्लास का बिजनेस तो मॉनिटर ही डिसाइड करेगा, जनरल पर्पस मॉनिटर ही डिसाइड करेगा, तो ऐसे कंसर्न्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। तो भैया अभी कुछ सालों के अंदर ना भैया बहुत ज्यादा वो विवाद चल रहा है यार, स्पीकर का रोल को लेके थोड़ा मतलब पंगा तो चल रहा है वहाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ। तो अ, पढ़ो फिर क्या है, क्या इशू है। नॉन अपॉलिटिकल दिक्कत है भैया, अब यूके यूके में जाते हो तो स्पीकर अपना पार्टी छोड़ देता है, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्पीकर आज भी बीजेपी का है, तो बायसनेस तो झलकेगा ही ना भाई वो। दूसरा है मिसयूज ऑफ प्रोविजन, रूल्स फॉर सस्पेंडिंग मेंबर, पता दिखा पिछले लोकसभा में में कितने एमपी को हटा दिया जा रहा था, मतलब डिसमिस कर दिया जा रहा था। एंटी डिफेक्शन में स्पीकर हैज बीन फाउंड टू टेक न्यूट्रल स्टैंड ऑन द इशू, मतलब न्यूट्रल स्टैंड नहीं लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन क्योटो होलोहान केस। ये जब 1992 का केस हुआ था ना, कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर, देखो अगर एंटी डिफेक्शन का मुद्दा चल रहा है और स्पीकर तक ही बात अभी तक पहुंची है, उस पर डिसीजन कर रहा है, तो स्पीकर सर्वे सर्वा वही होंगे, फाइनल डिसीजन। पर एक बार स्पीकर डिसीजन दे दिया, अब वो भैया जुडिशियल रिव्यू के अंदर चला जाएगा। अब जज आराम से देखेगा कि अगर तुम फलाने मंत्री को डिफेक्शन में निकाले हो तो सही है कि नहीं। तो ये कब से आया, तो क्योटो होलोहान केस में और वर्सेस जाचिलू केस 1992 में ही आया था, ठीक है। नॉन रेफरिंग ऑफ बिल टू स्टैंडिंग कमेटी, बहुत सारा बिल को, अब देखो ये स्टैट्स, अब रैंडम मत लिख देना, ये सबको पता है ना कि बिल को नहीं रेफर की जा रही है आज के समय में। पर एक जो एस्पिरेंट है, एक जो हमारा प्यारा एस्पिरेंट है, वो कैसे दूसरों से अलग है, क्योंकि उसको स्टैट्स पता है भाई, उसको पता है कितना, कितना का आंसर उसको पता है, उसको पता है फॉर इंस्टेंस मोर देन 60% ऑफ द बिल वर रेफर्ड टू द कमिटी इन लोकसभा 2004 से 14, वेयर एज लेस देन 25% हैज बीन रेफर्ड इन 14 से 23 के बीच। तो ये हमारा प्यारा एस्पिरेंट भाई बहन ये लिखेगा, क्या लिखेगा, कि सर 25% से कम बिल को ट्रांसफर किया गया। इससे ये समझ में आ रहा है कि स्पीकर सर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब वे फॉरवर्ड, प्यारा सा वे फॉरवर्ड लिख लो, क्या है कि देयर इज ग्रोइंग नीड ऑफ चेंज इन द लॉ इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्पीकर रिमेन्स न्यूट्रल। तो यूके का एग्जांपल है, तो पता है ना, रिजाइन विजाइन कर देता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से, और वापस जब स्पीकर नहीं रहे तो उसके लिए प्रावधान बनाओ कि ठीक है ज्वाइन कर लो भैया, जहां पार्टी से थे लड़े थे आ जाओ। Independent probe as recommendation of Supreme Court in Kiesham Megha Chandran Singh versus Honorable Speaker Manipur to vest the power in the independent tribunal that is headed by the judges। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए इन सब केसेस में, ठीक है। और बाकी तो पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, इन सब का रिकमेंडेशन तो आता है स्पीकर वाले आंसर में चेप देना बढ़िया से, और क्या। अब जब स्पीकर पढ़े तो एक प्यारा सा ये जो टॉपिक आता है अपना प्रोटेम स्पीकर का, चलो भैया उसको भी देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, जब पहला दिन अगर तुम आए हो, प्रेसिडेंट पहला दिन एड्रेस कर रहा है नया लोकसभा सत्र का, तो अब उस दिन तो कोई स्पीकर नहीं है, पर हाउस का मॉनिटर, क्लास का तो मॉनिटर चाहिए ना भैया, क्लास का मॉनिटर तो चाहिए। प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे वहां पे, नहीं रहेंगे तो कुछ दिन, जब तक रियल मॉनिटर का चुनाव नहीं हो जाता, तो कोई मॉनिटर तो रहना है ना क्लास में। तो तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो सबसे वृद्ध मेंबर होते हैं ना, सबसे, मतलब ये रूल एक तरह से है, रूल क्या कन्वेंशन है, कि उसको बना दिया जाता है, कि बोलते हैं आ जाओ प्यारे आ जाओ, तुम तब तक थोड़े दिन तक स्पीकर रहो। तो अपॉइंटेड,
हाँ, एक सेकेंड। तो कौन रहता है? तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ। उसको ओथ कौन वो दिलवाता है? सीनियर मेंबर बाय कन्वेंशन, जैसा कि हमने बताया। हम्म। अब कोई भी पार्टी का हो सकता है यार, कुछ दिन के लिए करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपोजिशन का भी रहे, क्या दिक्कत है? प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर फर्स्ट सीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ, जितने नए मेंबर का ओथ, क्योंकि तुरंत ओथ भी लेना रहता है ना। अगर तुम पार्लियामेंट सेशन चलने लगा, ये भी रूल है ना कि हर दिन फिर फाइन लगता है जितना दिन अगर बिना ओथ का एमपी बैठ रहा है तो। कंडक्ट फ्लोर टेस्ट करवाता है गवर्नमेंट मेजोरिटी, यही मोदी जी को बोलता है कि आओ बाबू आओ जल्दी सरकार बनाओ। इनेबल्स द हाउस टू मतलब इलेक्ट द न्यू स्पीकर। अनप्रोटेम का मतलब होता है फॉर द टाइम बिंग, इसका मतलब भी समझ लो। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा फॉर मेंस है, नंबर ऑफ वुमेन एमपी। ऑब्वियसली अब थोड़ा देख लो इस साल क्या हुआ, 18 लोकसभा में क्या था नंबर ऑफ टोटल 18 में से 13.6%, ये घटा है 13.6%, जिसमें से 74 एमपी। पहले शायद इससे ज्यादा था, मतलब शायद क्या इससे पहले था। हाँ देखो लिखा है ना, 14.4% था, इसे घट के 13.6% हुआ है। ठीक है। डिस्पाइट राइज इन वुमेन वोटर्स, ओनली 9.3% ऑफ वुमेन हु फॉट इलेक्शन वॉन। जैसे 100 वुमेन लड़ी होगी, उसमें से 9.3 ही जीत पाई। तो समझ गए, ये भी समझ गए। बहुत खराब हाल चल रहा है भाई। उसके बाद अपन आ जाते हैं, देखते हैं वुमेन कैंडिडेट। हाँ, इसमें देखो वुमेन कैंडिडेट इन लोकसभा इलेक्शन, कौन सा पार्टी कितना वुमेन कैंडिडेट को दिया। तो एक 48.7%, एक नाम तामिलर काची। नाम तामिलर काची एक पार्टी है जो अपना 48.7% वुमेन उतारा। बहुत अच्छा चीज, बहुत एक अच्छी पहल। कहाँ का पार्टी है ये जान लो, ये कोई रैंडम नाम आए ना तो आप एक एस्पिरेंट हो भाई। फिर से ये चीज हो, आप एक एस्पिरेंट हो मेरे भाई और बहनों। आप एक एस्पिरेंट है। आपके दिमाग आपका दिमाग इंक्विजिटिव होना चाहिए भैया, क्यूरियस होना चाहिए, मेरे को जानना है। अब जैसे मैं हमारे सामने ये आया कि नाम तमिलर खाची, आप अगर अपने से पढ़ते ना इसको छोड़ देते, क्या है कहाँ का है कोई मतलब नहीं है, पर सर्च कर लो ना एक बार, ये तमिलनाडु का एक पार्टी है। ठीक है। उस तरह से देख लो, हमारा प्यारा बीजेपी से 12.6% दिया वुमेन को सीट। क्लियर है। अब ये प्यारा ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब भाई एकदम शेप दो, एकदम कॉपी पेस्ट मारो। ठीक है। कुछ मत कर, यहाँ पे सिंपल कंट्रोल एक्स कर, कट पेस्ट मारो। तू कंट्रोल सी करो या कंट्रोल एक्स करो, हम तो बोल रहे कंट्रोल एक्स करो। कॉपी नहीं, कट करो, कट एंड पेस्ट कर देना अपने इस पे, आंसर शीट पे। बहुत प्यारा नंबर आएगा यार। सबको ये बेसिक डायग्राम बनाने आता है सबको। ठीक है। मेरे को भी आता है भाई, देख ले। क्लियर है। अब हम बनाएंगे ना 99, मतलब ऐसा प्यारा सा बना देंगे, 1999 में 6.1%, 2004 में 6.5, फिर 7, फिर 8, फिर 8.9%, परसेंटेज ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन लोकसभा इलेक्शन। समझा? समझ में आया? ये करना है अपने को। ठीक है। तो ये बना दो, एग्जामिनर खुशी खुशी नंबर देगा, उसको समझ में आएगा हाँ, जो अपना प्यारा एस्पिरेंट है, अपने प्यारे भाइयों बहनों को तो भैया समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट है। ठीक है भाई। अब चलो आ जाओ, एक दो टॉपिक है अब निपटाते हैं यार। पॉलिटी को बहुत देर से चल रहा है यार, ना तो न्यूज़ था भी नहीं, इतना हम लोग पढ़ लिए यार। सॉरी यार, मतलब ये बीच में तुमने शायद ये टॉपिक ये मिस कर दिया, जीएस का ये सिलेबस, ये अब वेलफेयर स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं चलो। और उससे पहले भी शायद एक टॉपिक था ना ये अपना, इसके बाद शुरू हुआ था। हाँ, जैसे यहाँ पे जीएस, ये नया यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये नया सिलेबस का टॉपिक चालू हो गया था, मिस हो गया। पर चलो कोई नहीं, अगली बार से मतलब धीरे धीरे इस पे भी काम किया जाएगा। तो जो अगला अपना टॉपिक है उसमें आते हैं कि स्किल सेंसस। अब वेलफेयर स्कीम्स में देखा, सेंट्रल स्टेट परफॉर्मेंस मैकेनिज्म, लॉ इंस्टीट्यूशन बॉडीज फॉर प्रोटेक्शन फॉर वर्नरेबल सेक्शन, क्या क्या है। तो स्किल सेंसस होगा। बहुत प्यारा चीज है स्किल सेंसस, मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश न्यूज में क्यों है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर टू कंडक्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेंसस 2024। ठीक है। तो बोला क्या बोला कि ठीक है भैया स्किल सेंसस हम लोग करते हैं। ठीक है। मेंस फेड ऑब्जेक्टिव क्या है? सारा स्किल प्रो एसेस करना है, स्किल प्रोफाइल, स्किल नीड्स, क्या जरूरत है हमारी कंपनीज की, क्या लोगों पास है, क्या स्किल डिस्पैरिटी है, क्या पॉलिसी डिसीजंस है, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है। सिचुएशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट वर्कफोर्स, अंडर यूटिलाइज्ड वर्कफोर्स है देश में यार, ये बड़ा दिक्कत है, सच में दिक्कत है कि अंडर यूटिलाइज है, लोगों के पास हुनर है, लोग पर नहीं मतलब उनको काम मिल रहा है। 2015 पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर 2015 में पॉलिसी लाया था, क्या हेल्ड दैट द कंट्री फेस अ डुअल चैलेंज ऑफ
paucity of highly trained workforce as well as non-employability of large section of conventionally educated youth who possesses little or no job। ठीक है, तो भैया इसमें दिक्कत है कि एक तरफ हमारे पास बहुत ट्रेंड है और कुछ लोग को फिर एक तरफ जॉब भी नहीं मिल रहा है। फिर है डिक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स, डिक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ हाईली स्किल्ड जो होना चाहिए ना, रिड्यूस। अब टोटल देखो स्किल एक, ये मेंस के लिए याद रखो ये डेटा, टोटल इंडिया में टोटल 6% ही स्किल्ड वर्कफोर्स है अपने पास। मतलब इन्हीं लोग को सर्विस सेक्टर में टॉप जॉब मिल रहा है, बाकी सब एकदम काम चलाऊ वाला काम करने वाले हैं। तो बढ़ाओ ना, 6% क्यों है, इसी को तो 12% कीजिए ना, वोकेशनल ट्रेनिंग देके बेसिक, इसी को 50% कर दो, थोड़ा अमेरिका और तुम्हारा जापान की तरह बन जाएगा कंट्री, क्योंकि वहां पे जो मेन स्किल्ड वर्कफोर्स का मात्रा ज्यादा है, ये बात है। फिर है वाइडनिंग रूरल अर्बन अर्बन स्किल गैप, उसको करना है। नीड फॉर स्किल सेंसस, क्या जरूरत है, तो स्कैरसिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब यार डेटा का कमी है देश में, लोग को पता भी नहीं है, सरकार को पता भी नहीं है कि मेरे पास कितने लोग किस सेक्टर में, क्या जरूरत है किस सेक्टर में चाहिए, मतलब स्किल्ड लोग। ऐसा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जैसे पीएम कौशल, कोई भी अगर तुम्हें स्कीम बनाए तो अब तुमको पता रहेगा ना, इतने इतने अनस्किल्ड लोग हैं हमारे पास, इस क्षेत्र में ऐसे अनस्किल्ड हैं, इस क्षेत्र में इस लेवल का स्किल अगर बढ़ाए। अब सपोज तुम्हारा कोई गांव है जिसमें से वो टॉय मेकिंग करते हैं लोग, मैक्सिमम लोग टॉय मेकिंग करते हैं, तो वहां अगर तुम बार्बर का कोर्स चलाओगे तो कहाँ से पॉसिबल, मतलब मजा आएगा। तो वहाँ टॉय सिखाओ ना, तो ये कब होगा, जब हम लोग स्किल मैपिंग वगैरह हम करके रखेंगे। ठीक है भैया। स्किल डिस्पैरिटी है, नीड है, क्योंकि स्किल डिस्पैरिटी है, यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद है एम्पावर्ड वर्कफोर्स, पहले हो जाने दो, एम्पावर्ड वर्कफोर्स बाय रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग, क्या होगा, जो हमारा वर्कफोर्स है वो एम्पावर्ड होगा। फिर द स्किल सेंसस, स्किल सेंसर इज द स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग व्हाट इज 2018 द इंडियन स्किलिंग पैराडॉक्स। पढ़ लो यार, रिपोर्ट मेंशन द इंडियन स्किलिंग पैराडॉक्स। ठीक है। उसके बाद है एंड लास्ट टॉपिक अपना, एथिक्स एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मिशन कर्म योगी। ठीक है, बहुत दिन से ये न्यूज में हमेशा चलता है, क्या है मिशन कर्म योगी, है क्या ये एक नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जो सिविल सर्विसेज का कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक नेशनल प्रोग्राम बनाया गया, उसका एक पार्ट है मिशन कर्मयोगी, जो 2020 के बाद से चल रहा है ना, बहुत 3 साल से बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। ठीक है, हाँ देखो 2020 से लॉन्च, पढ़ो प्रीलिम्स फेड। तो ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है एनपीसीएससीबी, मिशन कर्मयोगी 2020 से लॉन्च किया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए किनका, तो सिविल सर्विसेज लोगों का, मतलब सिविल सर्विस में जो लोग हैं उनका। आप लोग जब फ्यूचर में बनोगे तो इसी के तहत ट्रेनिंग मिलेगा। आई गॉट कर्मयोगी एक ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आई जी ओ टी कर्म योगी। ठीक है उसके बाद है आई जी ओ टी कर्म योगी इज एन ऑनलाइन, आई गॉट बोलो, आई जी ओ टी कुछ भी बोलो यार, याद रहना चाहिए, दिमाग में चमकना चाहिए पेपर पे। आई गॉट कर्म योगी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया स्टैक फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, 6 पिलर है, क्या क्या है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स एचआरएमएस, ईएचआरएमएस हो गया, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। समझ रहे हो, मतलब पॉलिसी बनाने के लिए कुछ होना चाहिए, फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखिएगा कोई, फिर कॉम्पिटेंसी कोई बढ़ा रहा है, कोई डिजिटल लर्निंग का काम करवा रहा है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देख रहा है, किस फील्ड में कितने लोग हैं, क्या मॉनिटरिंग का कोई काम कर रहा है ये। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब तुम देखो ना, ये एनपीसीएससीबी जो तुम देख रहे हो, ये बॉडी का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये चीज आता है, बेसिकली ये समझो। पीएम एचआर काउंसिल एपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, प्रधानमंत्री सीधा बोले कि अब से सारे सिविल सर्वेंट को हम अपने अंडर देखेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएंगे, तब ये मिशन लाया गया। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट एक लाया गया के लिए। उसके बाद अपन देखते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, हाँ, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन लाया गया टू हार्मोनाइज द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड वगैरह, क्रिएट शेयर्ड फैकल्टी, अच्छा लाओ, फिर ट्रेनिंग कराओ बढ़िया से। फिर कर्मयोगी भारत स्पेशल एसपीवी टू ओन एंड ऑपरेट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आई गॉट स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, उसको लाया गया ओन करने के लिए।
इस चीज को सिग्निफिकेंस क्या है। अब मेंस में भैया तुमको सिग्निफिकेंस जानना है, बाकी तो चलो मस्ती मजाक अपार्ट, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इससे क्या होगा ना, शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे, लोगों को मतलब अपना काम समझ में आएगा, सिविल सर्वेंट को, ठीक है। तो समझना है कि अभी हम क्या काम करेंगे। दिस मीन्स अ शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड सप्लाई ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग टू रोल बेस्ड डिमांड ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू अ कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच for capacity development. This approach focuses on developing competencies critical for public officials to effectively undertake their various role। भाई मतलब तुमको समझ में आ ही गया होगा। democratizing and enabling continuous lifelong learning opportunity। कैसे? by providing equitable access of learning material across officers world class। मतलब ना देखो, ऑफिसर एक बार बन के चले गए, मतलब 5-6 हजार टोटल आईएएस ऑफिसर है, तो यार अब पूरा लाइफ टाइम अब उनको ट्रेनिंग तो देते रहो ना, बीच बीच में उनका कैपेसिटी को एनहांस करो। सपोज पहले कंप्यूटर आया था, अगर आप वो वेब सीरीज देखोगे खाकी, तो खाकी में जब वो जो आईजी साहब बनते हैं, हमारे आशुतोष राणा साहब का एक्टिंग है, तो जब ये कंप्यूटर के बाद लैपटॉप अचानक आया था, तो किस तरह से वो मतलब एक तरह से दिखा रहा था ना कि कैसे लोग रिलक्टेंट होते हैं, नया टेक्नोलॉजी को कैसे लोग कम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बोले यार वो बड़ा वाला था, अब ये छोटा सा, इसमें सब अट जाएगा, ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो ये दिखाता है ना कि अब भैया ट्रेनिंग का जरूरत है, उनको सिखाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रहा है ना। अभी जैसे एग्जांपल, हमारे अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि साइबर साइबर का डोमिनेंस है, ठीक है। क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, पता है ना, साइबर क्राइम में इंडिया का रैंक 10th है, ठीक है। तो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो जिसके कारण जो भी अब पुलिस वाले हैं, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। तो अब उनको तुम कैसे एजुकेट करोगे। अब किसी का कोई ऑफिसर है जिसका 2008 आठ बैच का कोई ऑफिसर है, अब उस समय उतना सजग नहीं था ये मैटर, 2000 बैच का ऑफिसर, और आज के समय वो कहीं के आईजी बन के बैठे हैं, कहीं के डीआईजी बन के बैठे हैं। तो भैया इस लेवल के अधिकारी को तो इस चीज का जानकारी होना चाहिए ना। तो जब तक आप एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं दोगे, डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो इनको कैसे समझ में आएगा। फिर तो ये सब नए नए लोगों पे डिपेंड करेंगे। तो इसीलिए ये मिशन कर्म योगी, ये सारी चीज इस कारण लाई जा रही है। कोई भी एक्ट वैक्ट लाया जाता है ना, तो मतलब समझो उसके पीछे क्या, सरकार का क्या मनसा है। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी खाली बैठे थे और एक दिन बोले कि नहीं भैया चलो मिशन कर्म योगी। रिक्वायरमेंट है भाई, रिक्वायरमेंट समझो। समझ गया। मियो, अब ये क्या आता क्या है कि मूविंग बियॉन्ड, एक सेकंड रुक जाओ यार, थोड़ा हैंग कर रहा है। मूविंग बियॉन्ड silos in the government, मिशन कर्मयोगी aims to break silos across the various government ministries machinery। ऑब्वियसली पता है ना, अब फलाना मंत्रालय का ऑफिसर फलाने को नहीं जान रहा, फलाना वाला फलाने को नहीं जान रहा, तो सबका एक गोल है, जो कि नेशन का डेवलपमेंट करवाना, वो चीज हो गया। फिर 70-20-10, हाँ ये बहुत प्यारा चीज है, एग्जाम में लिखना। 70-20-10 क्या है पहले समझ लो। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट 70% लर्निंग कम फ्रॉम ऑन जॉब एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, 20% कम फ्रॉम वर्किंग विद अदर, एंड 10% कम फ्रॉम प्लान ट्रेनिंग। अब हर चीज ट्रेनिंग से नहीं सिखा सकते हो तुम। इसका मतलब यही हुआ इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेनिंग से ही हर चीज नहीं सिखा सकते हो। ट्रेनिंग सिर्फ कितना है, तो 10% है। 20% क्या है, जो वो 10 लोगों के साथ बैठ के काम करता है वो। और 70% क्या है ना, एक्चुअल एक्सपीरियंस। क्योंकि विजडम आता है ना भाई, एक्सपीरियंस से ही आएगा, ठीक है। हम्म, कहाँ पे थे, ये थे, ठीक है। चलो अब देख लो, मिशन करमयोरी एम्स टू डिलीवर ऑन इट्स गोल थ्रू, कैसे करता है, नेशनल न्यू नेशनल आर्किटेक्चर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग apparatus at individual institutional and process level, efficient public service delivery, capacity building commission to harmonize the training standards, create shared faculty resource। ये सारा चीज तुम पढ़ चुके हो, एक बार हम अभी तुमको ये इन्फोग्राफिक वो पढ़ा देंगे। उसके बाद है ना कि wholly owned special purpose vehicle to own and operate the online learning platform and facilitate world class learning content marketplace, ठीक है। इनहेंसिंग एंड गवर्नमेंट सिटीजन इंटरेक्शन, ये जो इनहेंस करना चाहता है, ये जो इंटरेक्शन है, ठीक है। थ्रू विथ ऑफिशियल बिकमिंग इनेबलर
फॉर सिटीजन एंड बिजनेसेस मिशन कर्मयोगी अडॉप्ट अ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच फॉर सिविल। ऑब्वियसली यार सब सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। और जो भी अपने आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, जो भी ऑफिसर जो सिविल सर्विसेज, वो लाइजनिंग ऑफिसर होते हैं भैया। इनका काम होता है मध्यस्थता करना, ठीक है, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। तो इनका काम, तो ये लोग जितने बढ़िया से अपने रोल को समझेंगे ना, उतने इफेक्टिवली ये काम कर सकते हैं भाई। क्लियर है? उसके बाद है इट इज अलाइंड विद द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। सरकार चाहती है ना कि कम से कम लोग रहो, बढ़िया काम करो, सीधी बात है। मिनिमम गवर्नमेंट, हर जगह सरकार ने काम दिखना चाहिए। सरकार हो ना हो, सरकार का काम दिखना चाहिए। हाँ, अब हर जगह ये हो गया कि अब हम 50 जगह पुलिस को खड़ा कर दें, 50 जगह यही चीज कर दें, नहीं, गवर्नेंस, काम दिखना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यही है, यही था अपना मतलब। हाँ, अब इंफोग्राफिक इसको देख लेते हैं, पढ़ लो इसको। सिटीजन सेंट्रिक एंड फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज द विथ राइट एटीट्यूड स्किल नॉलेज अलाइन टू विजन ऑफ न्यू इंडिया। इसमें क्या, ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज टू इंश्योर ऑन टाइम इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर सिटीजन, ईज ऑन डूइंग बिजनेस, समझिए मतलब। सिटीजन सेंट्रिसिटी मतलब सिटीजन को बीच में रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, मैटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा प्यारा फोटो है, ये तुम एग्जाम में बना भी सकते हो, ठीक है। डिमांड एंड फंक्शनल कंपोनेंट, ये एक सेकंड, क्या है, डिमांड एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, गोल ड्रिवेन बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। अब क्या है, कॉम्पिटेंसी लेड कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडियाज ओन सिविल सर्विसेज कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होना चाहिए अपना, अलग से है। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेल्युएट, मतलब होना चाहिए ना अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ठीक है। उसके बाद है कि स्केल ऑफ इम्पैक्ट, अ ग्लोबल एग्जाम्पलर, 30 लाख यूजर इन ईयर, 1 से 2 करोड़ इन लॉन्ग रन, ठीक है। ये होना चाहिए इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस, ठीक है, कि ठीक है परफॉर्मेंस को जज करो, सिंपल बात है ना, परफॉर्मेंस को जज करो, उसके बेसिस पे लोग को इंसेंटिवाइज करो। सारे आईएएस ऑफिसर्स, जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको इंसेंटिवाइज करो। तो ये सब चीजें लाओगे ना, तो सरकार अच्छे से चलेगी। बेसिकली गवर्नेंस का जो गोल होगा वो अकम्प्लिश होगा। बिल्कुल यही था, ये था हमारा पॉलिटी का पार्ट। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोग सिर्फ पॉलिटी को देखते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है यार, इतना ज़रूरत था, उसके बिना होगा नहीं। आप इसको अपने हिसाब से 1x पे सुनो, 1.5x पे कर लो, जिस हिसाब से सुटेबल लगे। पर साथ साथ यार कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है। अब टाइम खत्म होते जा रहा है, प्रीलिम्स मोड में लगोगे, उसके बाद इतना समय भी नहीं रहेगा ना मेंस वेंस की चीज़ों को पढ़ना। फिर तुम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चीज़ देखना चाहोगे, पर नहीं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। ओके देन, यही था आपका चैनल ईज योर डाउट्स। तो आई एम हेयर टू ईज योर डाउट्स, ऑल योर डाउट्स। तो ओके गाइस, थैंक यू। दिस इज वॉज अमन मिश्रा फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, जो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन एंड फर्दर टॉपिक्स। ओके गाइस, थैंक यू।